अस्सलामुअलैकुम एंड अ वेरी गुड मॉर्निंग। उम्मीद करते हैं आप सब लोग खैरियत से होंगे। आपको एक और सुबह में वेलकम करते हैं और आप सब लोगों को जुम्मा बहुत बहुत मुबारक हो। मैं हूँ वस्फ नईम और मेरा साथ दे रहे हैं हुमायूं से वाबासी। कहते हैं कि अब इब्हाम जो होता है वो कभी कभी आपको हद से तजावुज़ करा देता है। हाँ, अक्सर हमें ये लगता है कि अगर काली बिल्ली रास्ता काट दे तो वो दिन आपका अच्छा नहीं गुजरेगा, या खुदा न खास्ता कोई मुसीबत आ रही है। अक्सर हम ये देखते हैं कि कोई चीज़ हमारे साथ कोई हादसा पेश आने लगता है और वो हादसा खुदा ना अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वो पेश नहीं आता, तो इसका मतलब है कि कोई दिया हुआ काम आ गया। ये भी इब्हाम होता है, लेकिन ये अच्छा इब्हाम है। लेकिन ये जो काली बिल्ली रास्ता काट गई, ये इब्हाम, कब्रिस्तान के ऊपर घर बना हुआ उसकी वजह से घर में परेशानियाँ आ रही हैं, ये इब्हाम, बहुत सारे ऐसे इब्हाम हमें नज़र आते हैं, देखने को सुनने को मिलते हैं। मुझे याद है कि एक खबर चली थी जो कि बहुत ही स्ट्रेंज थी मेरे लिए, कि एक कराची में किसी खानदान को किसी आलिम ने बताया कि आपका बुलावा आया है। तो उस पूरे खानदान को संदूक में डाल दिया गया, शीरखार बच्चों को संदूक में डाल दिया गया खाने के समेत, और दरिया में बहा दिया गया और कहा गया कि आपका बुलावा आया हुआ है। इसी तरह एक स्टोरी पेशावर की है जिसने मेरा दिल दहला दिया। आप यकीन माने कि मैं वो वाक़या सुन के मुझे समझ नहीं आ रही थी, मैं रोऊं, मैं क्या करूं, मैं अपनी जहालत पर हंसूं कि ये क्या तरीक़ेकार है। एक आलिम ने बताया कि आपकी 2 बेटियां हैं, तो अगर आपको औलाद नरीना चाहिए, आपको बेटा चाहिए, तो आप अपनी एक बेटी कुर्बानी दे दें। अल्लाह। और उस शख्स ने, उस जाहिल शख्स ने यही किया, उसने अपनी एक बेटी की कुर्बानी दे दी। ये सब कुछ होता क्यों है? मैंने सोचा, मैंने कहा इसकी वजह क्या है? इसलिए क्योंकि कुरान को हमने इतनी ज़्यादा अहमियत दे दी है कि हमने उसको अलमारी के ऊपर रख दिया है सबसे टॉप पे। या आप कुरान शरीफ को हम इस्तेमाल करते हैं किसी की रुखसती की गाड़ी तक पहुंचाने के लिए, या हम कभी उस पर 50 रुपए का नोट रख देते हैं कि मेरे बच्चा पास हो जाएगा और ये सदका होगा और ये चला जाएगा। या कोई ज़िंदगी में कभी कोई बहुत परेशानी आ गई तो आखिरी सूरत पढ़ ली है, पहली सूरत पढ़ ली, रमज़ान आ जाए तो एक सूरत पढ़ ली। हमने कुरान शरीफ को तर्जुमे के साथ, तफसीर के साथ कब पढ़ा? मैं इंक्लूडिंग माई सेल्फ इन इट। अगर हमने ये अपने दीन को उस तरह पढ़ा होता जिस तरह इसका हक था, तो शायद जिस मकाम पर, जिस तरह की उम्मत अभी हम हैं, हम शायद ना होते। लेकिन आप इब्हाम के बारे में क्या कहती हैं? कोई ऐसा इब्हाम आपको भी, जैसे मुझे भी एक टाइम पे था, काली बिल्ली रास्ता काट गई तो खुदा ना खास्ता कुछ हो जाएगा, लेकिन नाउ आई हैव टेकन माई सेल्फ आउट ऑफ, कितना सोसाइटी प्रेशर होता है। टाइम नहीं है ऑनेस्टली। मैं तो कभी भी इस तरह की सुपरस्टिशियस बातों पर बिल्कुल भी बिलीव नहीं करती हूँ। काली बिल्ली रास्ता काट जाए, ग्लास टूट गया, आप कुछ खराब होगा, हाँ, जूता उल्टा पड़ा हुआ है तो आप बोलोगे कि क्या नाम है, कहीं बाहर जाना है, या कुछ जूते पे जूता चढ़ा होता है तो कहते हैं कि आपने बाहर जाना, पांचे के ऊपर पांचा चढ़ा होता है तो कहते हैं आपका सफर लिखा हुआ है। हाँ, इस तरह की बातें नहीं, मैं ऐसी किसी भी बात पर बिलीव नहीं करती। लेकिन जो काली बिल्ली रास्ता काट जाए, और अक्सर आपने देखे कि कुछ लोग होते हैं कि उन्होंने डिफरेंट डेट्स रखी होती हैं कि ये वाली डेट से इसमें ये वाला काम नहीं होना चाहिए, निकाह नहीं होना चाहिए, इस तरह की चीज़ें नहीं होनी चाहिए क्योंकि इस डेट के ये कॉन्सिक्वेंसेस हो सकते हैं। अब you've gone to the different level। मतलब मैंने कहा ये सुपरस्टिशियस बहुत सारी चीज़ों पर है। एस्ट्रोलॉजिकल है, उस पे मैं बिलीव करता हूँ, सितारों के इल्म को मैं बिलीव करता हूँ, लेकिन मैं करता हूँ। ऑब्वियसली अल्लाह पाक ने हर चीज़ जो है इस दुनिया में जो चीज़ भी बनाई है वो बेमकसद नहीं बनाई हुई, उसका कोई ना कोई मकसद ज़रूर है। लेकिन काली बिल्ली रास्ता काट जाए, आई थिंक ये सारी बातें हैं। और एक दो दफ़ा किसी और कुछ चीज़ें जब लगातार होती है ना तो उसका अगला बिलीफ बना लेता है, अच्छा ऐसा हो तो ये ऐसा हो जाता है। गुड मॉर्निंग ज़ैनब, क्या हाल चाल है? गुड मॉर्निंग। सॉरी तुम्हारी बात इसलिए काटी, मुझे नजर ना आती कि हाथ सेक रही है। पता है हम यहाँ पे सर्दी में मर रहे और ये हाथ सेक रही है ना। दिल ही नहीं कर रहा था स्वेटर उतारने का, इससे ऊपर जो मैंने स्वेटर पहना है। बिल्कुल ठीक ठाक, आप दोनों बताएं। वेरी वेल, थैंक यू वेरी मच। दोनों बहुत अच्छे लग रहे हैं, थैंक यू सो मच। ब्लैक पर्पल के साथ आप बहुत अच्छी लग रही हैं, आप प्योर ब्लैक के साथ बहुत अच्छे। आज हम ब्लैक बड़ा अच्छा लग रहा है। हम यूजुअली ब्लैक पहनते होते हैं फ्राइडे के दिन, हम ये करते हैं। मैं दिल करता है मैं रेड पहनूं, मैंने कहा नहीं, फिर अच्छा मैं भी रेड पहनने वाली थी, बहुत ज्यादा शौक लगने लग जाऊं। ज़ैनब, तो हम परस्ती एक ऐसी चीज है जो साउथ एशिया में बहुत ज्यादा है, खास तौर पे भारत में बहुत ज्यादा है, इंडिया में बहुत ज्यादा इसको रिलीजियसली माना जाता है, लेकिन अब ये आ गई है वहां से।
ठीक है, हम भी बहुत सारी ऐसे चीज़ों से पे लेके चीज़ें चल रही हैं, तो हम परस्ती के अलावा और बहुत सी चीज़ें जैसे रस्में, हम बहुत सी अपनी शादियों में जो है वो उन्हीं के उससे कल्चर से लेके हम अब उसको लेके चल रहे हैं, जो जिनका कोई पाँवसर नहीं होता वैसा वहाँ पर हो रहा है। तो मैं गन्स ऑन मी, जो रक्स होता है हमारी शादियों पे आजकल, ये उनका कल्चर था। भारत का कोई कल्चर है, डांस एंड नृत्य, ये सब कुछ है। तो हमारी शादियों में आपको जा बजा वो नजर आता है। मैं तो ये भी एक चीज देखता हूँ कि वो जो दुल्हन होती है वो अपने बाजू ऐसे करती है और अगली शादी किसकी होगी वो कंगन खनकाती है, और जिसमें कंगन गिरा ये होता है वो चावलों वाला होता है, चावलों वाला हो गया, मुझे ये होता है कि वो रिस्क गिरता है, आप फेंकते हैं, पाँव में आता है रिस्क, तो ये चीजें हमारे उसमें तो बिल्कुल। Do you believe in any of the तोहम परस्ती? Do you believe in any of the superstition? किसी पे यकीन है? जैसे मुझे काली बिल्ली पे, मैं नहीं झूठ बोलूंगा, एक टाइम पर मैं डर जाता था कि ओ, हाँ बचपन में ये चीजें हमने सुनी हुई थी तो हो जाता था, ओ काली बिल्ली गुजर गई, इससे डरना चाहिए वो, लेकिन इतना बिलीव नहीं। लेकिन मुझे अपना घर बेच देते हैं कि उनको होता है कि ये घर आपकी ठीक जगह पे नहीं है, और लोग आपको इतना कह देते हैं वो अपना घर बेच के चले जाते हैं। वहम, मैं तो कहती हूँ वहम का शिकार होते हैं। लेकिन मुझे ये होता है जिस तरह से शीशा टूटने का, उस पर मैं ये कहती हूँ कि जो बला है, अगर कोई चीज़ हो रही है तो वो खत्म हो गई, टल गई, तो वो उस पे मैं थोड़ा सा इस चीज पे करती हूँ। अच्छा, जैसे बदशुगनी वगैरह इस तरह की जो वर्ड्स होते हैं ना, ये सारी वाकई में इंडियन, और किसी चीज पे नहीं कि अच्छा ये हो गया तो ऐसे है, तो वैसे नहीं, बिल्कुल भी। अब जैसे किसी शादियों पे अक्सर हमारे यहाँ लड़ाई हो जाती है, ठीक है, खानदान में होता है कोई ना कोई ऐसा बंदा जो नाराज जाता है, लड़ना शुरू कर देता है, तो आपको लगता है कि जी ओ ये तो शादी नहीं चलेगी भाई, इससे पहले शादी के पहले दिन ही मेहंदी खराब हो जाए तो लोग कहते हैं ओ मेहंदी खराब हो गई, मेहंदी खराब हो गई, मसला हो गया, मेहंदी का रंग ना आए। क्या हुआ? मेहंदी का रंग ना आए तो तुम्हारी सास, मेहंदी का रंग ना आए, मेहंदी का रंग ना है तो ना आपका शोहर प्यार नहीं, आपसे ज्यादा प्यार नहीं करती, साथ नहीं शोहर भी प्यार नहीं। अच्छा, हमारा शोहर सास का है कि रंग ज्यादा है तो आपकी सास जो है। एक बड़े मजे की बताता हूं असद भाई, ये जरा सुने, पता नहीं आप वाले में मुझे क्या केस में होगा। कहते हैं मिर्जा का है, इधर है मिर्जा, सुनो, कहते हैं कि जो आपकी सबसे छोटी उंगली नहीं, आपकी जो फर्स्ट उंगली है, अगर वो बड़ी हो, जो नहीं पहली उंगली उठ के कहते अंगूठे के बाद वाली उंगली अगर उससे बड़ी हो पहली वाली से, तो आपकी बीवी डाडी होती है। डाडी है, बिल्कुल। अच्छा यार, कैसी कैसी चीजें निकाल के ला रहे हो, हमारा भी वैसे ही है। और मैं बताऊं कि मेरे ससुर ने मेरे पाँव देख के ये कहा था कि इसी को हमने सेलेक्ट किया, मेरी उंगली लंबी है। अच्छा, ये चीज मैं मानती हूँ। एक ये भी होता है, मैंने ये सुना है कि जो अंगूठियां जब वो ढूंढते हैं, जब दो कहते हैं जिसको अंगूठी मिलती है उसका रूल चलता है, उसका रूल, ये रूल कौन सी चीज है। आप बना क्या रही हैं वैसे आज? जो है जर्दा बन रहा है। जर्दा बन रहा है? नहीं, ओ नहीं यार, देखिए मिठाइयाँ भी आई, मिठाई भी है, खोया भी है। तेरी शादी में जर्दा ना खाया, आज मुझे मिल गया जर्दा। अरे मैं कहता हूँ माँ सबके माँ वारी तो माँ थी, मुझे जर्दा इतना पसंद है, मेरी आज डाइट जाए भाड़ में। अच्छा, इम्तियाज बता रहे, चमचम भी है, ड्राई फ्रूट्स भी हैं, और क्या वो मिठाइयाँ भी हैं, खोया भी है, और छोटे रसगुल्ले भी हैं। हाँ, वही चमचम। नहीं यार, ओ यार मेरा ख्याल है यहाँ पे लेते थोड़ा सा ब्रेक, मैं थोड़ा सा एक रसगुल्ला खा कर आता हूँ। ब्रेक होगी? यस, ब्रेक होगी। और अब ब्रेक में जाने के बाद हमारे साथ जो मेहमान होंगे उनसे हम बात करेंगे, शी इज अ डॉक्टर, उनसे हेपेटाइटिस के बारे में बात करेंगे। आप लोग भी कॉल करके पूछ सकते हैं, कोई भी आपके सवालात हैं। तो यहाँ पर हम लेते हैं छोटा सा ब्रेक, आप लोगों ने कहीं नहीं जाना, वापस आना है, देखते रहिए एक और अच्छा गुजरे। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। आप देख रहे हैं एक और सुबह जुमा, आपको बहुत बहुत मुबारक हो। एंड मूविंग ऑन वेरी स्विफ्टली, पोलियो मुहिम का आगाज़ आपको मैंने पहले भी बताया है कि 16 दिसंबर से लेकर 22 दिसंबर तक जारी है, और आप सबसे ये दरख्वास्त है कि अपने बच्चों को पोलियो कतरे ज़रूर पिलाएं, बिकॉज एज आई हैव मेंशन अर्लियर 1000 टाइम्स एज वेल कि खुदा ना खास्ता आप कभी देखें जिन बच्चों को पोलियो हो जाता है उनकी हालत कैसी होती है, हाउ डिफ़िकल्ट देयर लाइफ बिकम्स, एंड इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आपके घर पे नहीं आया और दस्तक नहीं दी, खुदा ना खास्ता आपके घर में पोलियो की मुहिम जो है वो जो लोग हैं, जो एजेंट्स हैं, वो नहीं पहुँचे, सो करीबी किसी भी अपने हेल्थ सेंटर पर जाइए और अपने बच्चों को पोलियो कतरे ज़रूर पिलाइए। आज हम जिस हवाले से बात करने लगे हैं विच इज़ वेरी सीरियस, एट द सेम टाइम आपको पता है हम लाइटर नोट पर आपसे बात करते हैं ताकि कोई भी चीज़ आपको
सुबह सवेरे इतनी ड्राउनी ना लगे और अब इतना डर ना जाए। हम एक बात करेंगे आज हेपेटाइटिस के हवाले से इन डिटेल, बट नॉट जस्ट हेपेटाइटिस, हम दूसरी बीमारियों के हवाले से बात करेंगे, हम पोलियो के हवाले से बात करेंगे, लेकिन स्पेसिफिकली हम हेपेटाइटिस के हवाले से बात करेंगे। बहुत सारे लोगों की अमवात जो है वो हेपेटाइटिस से हो जाती है। हेपेटाइटिस कैसे बिगड़ जाता है, होता क्यों है, ये इसकी पाकिस्तान में परसेंटेज क्या है और किस तेज़ी से पाकिस्तान में ये फैल रहा है या कम हो रहा है, इस हवाले से हम एक्सपर्ट से पूछेंगे। आज जिनसे आपकी मुलाकात करवाएंगे वो हमारे साथ मौजूद हैं। शी इज़ मेडिकल एक्सपर्ट एंड जस्ट नॉट दैट, पब्लिक हेल्थ सर्विसेज भी वो दे रही हैं बहुत अरसे से, तकरीबन मोर देन 10 साल से ज़्यादा उनका एक्सपीरियंस है। उनको देख के आपको नहीं लगेगा कि उनका 10 साल ज़्यादा एक्सपीरियंस है, बिकॉज शी लुक्स वेरी यंग। एट द सेम टाइम वी हैव डॉक्टर निदा अली विद अस हु इज़ हेयर टुडे एंड वी गोइंग टू टॉक अबाउट हेपेटाइटिस। अस्सलाम वालेकुम, अ वेरी गुड मॉर्निंग डॉक्टर निदा, कैसी हैं? अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग। अ वेरी गुड मॉर्निंग, प्लीज हैव अ सीट। आपको हमने पहले बता दिया था आपने कहाँ बैठना है। वेरी गुड, थैंक यू वेरी मच। कैसी हैं आप? बिल्कुल ठीक। सो डू यू वेक अप अर्ली इन द मॉर्निंग? आप सुबह सवेरे उठती हैं? आई डू, यस। अच्छा डॉक्टर निदा, आप अपना जो पोर्टफोलियो है वो बिल्कुल सामने रखेंगे क्योंकि वो आपका कैमरा आप देखेंगे हमें, ठीक है आप? हाँ, थैंक यू वेरी मच, दैट्स परफेक्ट। अच्छा डॉक्टर निदा, सबसे पहला तो सवाल हम ये कि आज हम अभाम की बात करते हैं, थोड़ा सा आइस ब्रेकिंग करते हैं। आप भी यकीन रखती हैं किसी सुपरस्टिशन पे, या बचपन में रखती थी और अब नहीं रखती हैं? एनीथिंग ऑफ दिस? बचपन में नानी और दादी से ऐसी चीज़ें हम सुनते रहते थे, लेकिन डॉक्टर बनने के बाद हमारा ये काम है कि हम मिसकंसेप्शंस और मिथ्स को हम डिबंक करें। अच्छा, पर कोई याद हो, कोई आपको ऐसा हो, जैसे हमारे यहाँ कहते हैं पांचा चढ़ जाता है, पांचे पे तो जी तेरा तो सफर लिखा है, तू तो जा रहा है कहीं बाहर जा रहा है, बाहर मुल्क जा रहा है, तेरा सफर लिखा है, कोई ऐसा कोई याद हो आपको, कोई समथिंग ऑफ दिस सॉर्ट, कोई भाम आपको? एक बड़ी मजे की चीज है, आंख जो उल्टी है ना, वो जब वो फड़कती है तो कहते हैं जी मुसीबत मुसीबत है। हाँ, मेरी उल्टे उल्टी हाथ आंख पे फड़कती खारिश है। होती है तो पैसा जा रहा है, सीधे पे हो रही है तो आ रहा है। मेरे तो दोनों पे होती है, ना कभी कुछ हुआ और कुछ भी मसला ना हो। एनीथिंग ऑफ दिस सॉर्ट यू हैव हर्ड? सबसे कॉमन तो यही है कि काली बिल्ली रास्ता काट ले तो वो अच्छा नहीं होता, और उसके अलावा यही कि ख्वाब कुछ होते हैं जिनका कुछ ऐसा मतलब होता है जो सच्चे हो जाते हैं, Yes. या किसी को बशारत मिल जाती है किसी ख्वाब में और फ्यूचर प्रेडिक्ट कर सकता है कोई, तो इस तरह की चीज़ें अब भी एडल्टहुड में सुनने को मिलती अच्छा, हैं। मेरे कभी कभी ख्वाब सच्चे हुए वैसे। अच्छा मैं वैसे आपके साथ एक बात शेयर करती हूँ, ख्वाबों से ही रिलेटेड अगर हो रही है तो जब आप कहते हैं, अब आप भी मुझे बताना अगर इफ़ इट्स ट्रू और नॉट, कि आप ख्वाब अगर कोई बुरा देखते हो तो यू शुड नॉट शेयर इट, और अगर इस तरह का कोई बुरा ख्वाब हो तो आप बाईं तरफ देख के उल्टी तरफ आउज़ बिल्लाहि मिनश शैतान पढ़ के उसको 3 दफ़ा आप बस इस तरह से करते हो कि जैसा यू स्पिटिंग इट आउट, नॉट एक्चुअली, लेकिन इससे उसकी तासीर ख़त्म हो जाती है। यू शुड नॉट शेयर इट। Zainab is saying yes, it यस happens. यस इट Zainab? इज़ एक्चुअली। हाँ ऐसे ही होता है है, ऐसे। और यही कहते हैं कि ख्वाब शेयर करना नहीं चाहिए, और अगर Yes. ख्वाब बुरा आए तो फिर आप यही करें कि लेफ्ट साइड पे जो है वो और कहते हैं कि एक वक्त होता है ख्वाब का, हाँ। इम्तियाज कहते हैं कि ख्वाब का एक वक्त होता है और उसको तभी बताना चाहिए, या तो घर के बाहर जाके आप बात करें, ठीक है, तब पता है ख्वाब किसी को, या हाँ, तो ये अंदर बात जाके आप ये आपने बहुत अच्छी बात की है ना? ये सब और कहते हैं ख्वाब मगरिब के टाइम नहीं बताना चाहिए, मगरिब के बाद नहीं बताना चाहिए है। अच्छा, कभी नहीं, निदा इस तरह- मगरिब के बाद बताया? ख्वाब बताना ही नहीं चाहिए। नहीं। कभी ख्वाब बताना ही नहीं बताया? चाहिए, अच्छा, मुझे चल। तो वैसे बेतुके ख्वाब आते हैं। अच्छा निदा, नाउ टॉकिंग अबाउट हेपेटाइटिस स्पेसिफिकली, निदा हेपेटाइटिस पाकिस्तान में इसकी परसेंटेज, ये तो बात हम करेंगे जरूर, लेकिन हेपेटाइटिस होता क्या है, व्हाट इट इज, कितनी टाइप्स है इसकी? हेपेटाइटिस जो वर्ड है उसका मतलब है इन्फ्लेमेशन ऑफ लिवर। आपका जिगर किसी इन्फेक्शन से अगर इफेक्ट हो रहा है तो उसको हम कहते हैं हेपेटाइटिस। ठीक है। अब इसकी इन्फेक्शन रिलेटेड कॉजेज़ भी हैं और नॉन इन्फेक्शस कॉजेज़ भी हैं। जो इन्फेक्शंस हैं हेपेटाइटिस के वो होते हैं A, B, C, D और E। ठीक है, अब इस पे Oh my God, अच्छा मुझे इतने टाइप्स का नहीं पता, थैंक यू वेरी मच। ओके, मुझे लगा ABC है। नहीं, ई तक है। D और E भी होता है। और हेपेटाइटिस बी और सी इसमें जो है वो ऐसा हेपेटाइटिस है जो ब्लड बॉर्न है, जो खून के कांटेक्ट के जरिए फैलता है। हेपेटाइटिस ए और ई पानी के जरिए फैलने वाला है। फूड कंटामिनेशन की वजह से। फूड कंटामिनेशन, वाटर कंटामिनेशन, दोनों चीज़ें हैं, A और E। ए और ई। और जो हेपेटाइटिस बी और सी है वो खून के ज़रिए फैलता है। और हेपेटाइटिस सी की हमारे पास कोई वैक्सीन नहीं है लेकिन इलाज है। हेपेटाइटिस बी की हमारे पास वैक्सीन है लेकिन उसका क्योर मौजूद नहीं है। और हेपेटाइटिस डी आपने मिस किया वो? हेपेटाइटिस डी सिर्फ उन लोगों को हो सकता है जिनको हेपेटाइटिस बी ऑलरेडी है, क्योंकि हेपेटाइटिस डी के वायरस को मल्टीप्लाई करने के लिए हेपेटाइटिस बी के वायरस की ज़रूरत होती है। ओ अच्छा। सो अगर खुदा ना खास्ता ऐसा हो सकता है किसी इंसान को अगर हेपेटाइटिस ए और ई है तो उसे बी और सी भी हो सकता है? बिल्कुल,
ये दोनों ये को इन्फेक्शंस हो सकते हैं। और निदा ये होता कैसे हेपेटाइटिस? क्या सिरिंज गलत लगाने से हो जाता है? किसी की सिरिंज यूज कर ली है या कोई किसी का झूठा खा लिया, गलत पानी में कोई चीज़ ऐसी हो गई है? ब्लड वाला कैसे होगा? देखें, ब्लड जो है वो तभी होता है जब ब्लड से कोई कांटेक्ट होता है या बॉडीली फ्लूइड से कोई कांटेक्ट होता है। इसमें ऐसा नहीं है कि झूठा खाने से किसी का हो सकता है। जो ज़्यादातर कॉज कोई भी हेपेटाइटिस झूठा खाने से नहीं होता। नहीं, मैं ये नहीं कहूँगी कि झूठा खाने से हेपेटाइटिस हो सकता है। लेकिन आइसोलेशन हेपेटाइटिस ए और ई के पेशेंट्स की कर दी जाती है। अगर कोई नॉन पेशेंट है तो जाहिर है आप पेशेंट का झूठा तो नहीं खाएंगे। हाँ, बिल्कुल ऐसा है। अब जो हेपेटाइटिस बी और सी है ये बहुत ख़तरनाक और वेलोलेंट हैं, बहुत जल्दी फैलते हैं। इसमें काफ़ी सारी कॉजेज़ हैं, जिसमें एक तो ये है कि आप इन्फेक्टेड ब्लड की ट्रांसफ्यूजन कर दें, किसी इंसान को इन्फेक्शन वाला ब्लड चढ़ा दें। ठीक है, एक ये कॉज। दूसरी, पाकिस्तान में हेपेटाइटिस के केसेस फैलने की जो सबसे बड़ी वजह है वो है हेल्थ केयर रिलेटेड कॉजेज़, कि आप हॉस्पिटल में जाएं, आप इंजेक्शन लगवाएं या सर्जरी करवाएं तो वहाँ पे आप एट रिस्क होते हैं, क्योंकि पाकिस्तान में हेपेटाइटिस बहुत ज़्यादा है। और अगर सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट, स्पेशली डेंटल इंस्ट्रूमेंट्स को ठीक से स्टरलाइज नहीं किया गया तो उससे हेपेटाइटिस फैलने का खदशा होता है। और इसके अलावा हमारी आवाम को नॉर्मली इंजेक्शन लगवाने का बहुत शौक है। मतलब वो ये समझते हैं कि ओरल मेडिकेशन से ज़्यादा इंजेक्शन इफेक्टिव है, बच्चों को ले जल्दी असर कर जाता है ना, ठीक हो जाता है तो आप कहते हैं इंजेक्शन लगवा लेते हैं। बिल्कुल, लेकिन साथ ही इंजेक्शन के हज़ारों तरह के रिस्क भी हैं, जिसमें हेपेटाइटिस बी और सी एक रिस्क है। अच्छा डॉक्टर निदा, इंजेक्शन की सिरिंजेस अक्सर पैकेट के अंदर होती हैं। क्या ये मुमकिन है कि अगर पैकेट के अंदर भी है तो हो सकता है वो कंपनी ने दोबारा रीयूज की हो? ये भी हो सकता है। इसके अलावा अस्पतालों के बाहर आप देखेंगे कि बच्चे और इवन बड़े भी कुछ कचरा इकट्ठा कर रहे होते हैं, जिसमें वो सिरिंजेस जिनकी नीडल्स इंटैक्ट होती हैं वो ले लेते हैं, उनको धो धा के बगैर स्टरलाइजेशन के पैकेज करके बेच दिया जाता है। तो अगर आप पैकेट से निकाल रहे हैं इसका मतलब ये नहीं है कि वो स्टरलाइज्ड है, बेहतर है। हाँ, हमारी कुछ बड़ी कंपनीज हैं जो कि रिसर्च बेस्ड हैं, जो कि बड़ी फार्मा कंपनीज हैं, ब्रांड्स हैं, वो अच्छी अपनी क्वालिटी कंट्रोल रखते हैं और वो एक अच्छी प्रोडक्ट ही लाते हैं। लेकिन पाकिस्तान एक गरीब मुल्क है और जब हम हेल्थ केयर में स्पेंडिंग करते हैं, हेल्थ के एक बड़ा हॉस्पिटल लाखों के हिसाब से अगर सिरिंजेस खरीद रहा है तो ज़रूरी नहीं है कि वो अच्छा, we'll come back and we'll talk about polio as well. आपका एक्सपर्टीज पोलियो के हवाले से भी और हेपेटाइटिस के हवाले से मजीद बात करेंगे, लेकिन यहाँ पे छोटा सा ब्रेक लेते हैं। ब्रेक के बाद वापस हाजिर हूँ, कहीं मत जाएगा, देखते रहिए एक और सब। आपका दिन बहुत अच्छा गुजरे। जी, वेलकम बैक टू एक और सब। हमारे साथ हैं डॉक्टर निदा अली। अभी हम बात करें हेपेटाइटिस के ऊपर। उन्होंने बहुत अच्छे तरीके से हमें बताया कि इसकी कितनी टाइप्स होती हैं और हर टाइप्स का क्या क्या आपके जो हैं वो आप देख सकते हैं कि उसमें क्या खसूसियात हैं। डॉक्टर निदा, जब आपको पता है चल जाए कि हेपेटाइटिस है, पहले हम उसके सिम्टम्स के बारे में बात करेंगे, देन मैं नेक्स्ट क्वेश्चन करूँगी कि करना क्या चाहिए। अर्ली सिम्टम्स क्या होते हैं और सारी ही टाइप्स के सिम्टम्स होते हैं कि नहीं? देखिए, हम ज़्यादा ख़तरनाक टाइप के वायरस की बात करते हैं, विच इज़ बी एंड सी। ठीक है। इसको हम साइलेंट किलर भी कहते हैं क्योंकि इसके बेसिकली कोई सिम्टम्स नहीं होते। आपको इन्फेक्शन हो गया है, आपको मे बी फ्लू एक्सपीरियंस करें, आप थोड़ा सा बुखार हो और उसके बाद आप ठीक हो जाएं, लेकिन वायरस आपके जिस्म में मौजूद है। तो बड़े नॉन स्पेसिफिक से सिम्टम्स होते हैं, या ये भी हो सकता है हाँ कि कोई सिम्टम्स हो ही ना, और इसीलिए इसको साइलेंट किलर कहते हैं। कि फिर ये जाके ऐसी स्टेज पर डायग्नोज होता है। पांचों के हो सकते हैं। बी एंड सी, हम सिर्फ बी एंड सी की बात कर रहे हैं जो खून से फैलते हैं। हो सकता है बिल्कुल भी ना हो सकता है बिल्कुल कोई सिम्टम्स ना हो, इसीलिए इनको साइलेंट किलर कहा जाता है। ओके। तो ऐसी स्टेज पे जाके फिर वो डायग्नोज होता है जबकि जिगर आपका अच्छी तरह से डैमेज हो चुका होता है, और तब इस डिजीज़ को कंट्रोल करना और ट्रीट करना बहुत मुश्किल हो जाता है। अच्छा, मुझे फिर भी इस तरह से, क्योंकि मुझे लगता है कि आप अपनी बॉडी के साथ जितना कनेक्टेड होते हो आपको कहीं ना कोई सिम्टम्स तो आते ही होंगे। ऐसा कैसे हो सकता है कि आपका लिवर जो आपकी बॉडी का इतना मेन ऑर्गन है वो शायद ये कहना चाह रही है कि वो इतना प्रोमिनेंट नहीं होता। क्या आप उसे लेट इट गो गए, जैसे सर में दर्द हो गया, आई एम जस्ट सेइंग, इस तरह होगा तो आप कहते हैं ये तो नॉर्मली भी होता है, या थोड़ा सा यहाँ पे दर्द हुआ, आपने कहा खैर है थोड़ी देर के लिए दर्द हुआ। ज्यादा सिम्टम्स बार बार आते हो, मतलब बार बार आपको फ्लू हो जाए, बार बार आपको बुखार हो जाए और आप बोलो कि नॉर्मली हो रहा है, या कि बिल्कुल भी पता ही नहीं चलता?
देखिए ऐसा नहीं है कि हमने रिसर्च करके हेपेटाइटिस के कोई स्पेसिफिक सिम्टम्स देख लिए हों कि ऐसे हैं। बहुत नॉन स्पेसिफिक, बहुत जेनेरिक सिम्टम्स हैं। अगर आप बुखार के साथ एक डॉक्टर के पास जाएंगे, ज़रूरी नहीं है वो आपका हेपेटाइटिस बी और सी का टेस्ट करवाए। लेकिन पाकिस्तान एक एंडेमिक रीजन है हेपेटाइटिस बी और सी के लिए, तो हम ये कहते हैं कि अगर आपने कोई डेंटल प्रोसीजर करवाया है, आप अस्पताल गए हैं, कोई ड्रिप लगवाई है, कोई सर्जरी करवाई है, तो आप उस साल अपना टेस्ट ज़रूर करवाएं। निदा, आप रिसर्चर्स के साथ भी रही हैं, आप बहुत अच्छा रिसर्च भी करती रही हैं। अगर बी और सी की, क्योंकि हम अभी बात कर रहे हैं, बी और सी में ऐसे कौन से जेनेरिक सिम्टम्स भी हैं जब हों, अगर वो कम से कम 3 से 4 ऐसे सिम्टम्स हो तो आपका नाउ दिस इज रेड अलर्ट, आप टेस्ट करा लेना चाहिए? अगेन मैं ये बताऊंगी, ऐसा कोई सिम्टम नहीं है ओके जो कि पेशेंट हमारे पास लेकर आए और हम कहें कि इसको हेपेटाइटिस है या हम शक करें ये हेपेटाइटिस हो सकता है। हाँ, जब पेशेंट एडवांस स्टेज पे हमारे पास आता है तो वो किन सिम्टम्स के साथ आता है? खून की उल्टियाँ, पेट में पानी भर जाना, तो इन सिम्टम्स से तो हमें पता होता है कि ये हेपेटाइटिस की एडवांस स्टेज है। लेकिन उससे पहले जो हेपेटाइटिस की एक डॉर्मेंट स्टेज होती है, जिसको हम साइलेंट किलर वाली स्टेज कहते हैं, उसमें ऐसे कोई स्पेसिफिक सिम्टम्स नहीं है। कुछ लोग रिपोर्ट करते हैं कि मे बी पेट में थोड़ा दर्द, मैदे का दर्द या नॉन स्पेसिफिक सिम्टम्स, लेकिन उन सिम्टम्स के ऊपर हम हेपेटाइटिस के टेस्ट की तरफ यूजुअली नहीं जाते। डॉक्टर निदा, बिकॉज इट इन द सबकॉन्टिनेंट ये ज़्यादा है बीमारी, इसलिए दूसरे मुल्कों में इतना रिसर्च इस बारे में नहीं हुआ कि इसकी रिसर्च ज़्यादा हो कि सिम्टम्स और किस तरह इसको डायग्नोज करने के लिए पता चल जाए कि ओ इनिशियल स्टेज पे पता चल जाए, और ताकि जिगर इतना ख़राब ना हो, या बड़ी कोशिश दूसरे ममालिक में भी चल रही, रिसर्च हुई नहीं इसके बारे में? नहीं, इसके बारे में बहुत ज़्यादा रिसर्च ऑलरेडी हो चुकी है। ठीक है, हमें बहुत सारी चीज़ें इसके बारे में ऑलरेडी मालूम है। जहाँ रिसर्च गैप्स हैं वो मैं उस तरफ आगे आऊँगी। लेकिन ऑल ओवर द वर्ल्ड हेपेटाइटिस बी और सी एक बहुत बड़ा हेल्थ चैलेंज है, बहुत बड़ा पब्लिक हेल्थ चैलेंज, सिर्फ पाकिस्तान में नहीं। इसके अलावा पाकिस्तान में, लेकिन हम ये कहते हैं कि हेपेटाइटिस सी का बर्डन सबसे ज़्यादा है। दुनिया में सबसे ज़्यादा हेपेटाइटिस सी के मरीज़ पाकिस्तान में हैं। दी हाईएस्ट बर्डन कंट्री इन द वर्ल्ड। जिसको हेपेटाइटिस बी और सी को अगर मिला के देखें तो इस वक्त पाकिस्तान में 1.5 करोड़ पेशेंट्स हैं हेपेटाइटिस बी और सी के, और इसको हम कहते हैं कि ये अंडर एस्टिमेट है। ओह माय गॉड, क्योंकि ये साइलेंट किलर है तो इससे बहुत ज़्यादा पेशेंट्स हो सकते हैं। रिपोर्टेड 1.5 करोड़ है, अब कुछ नॉन रिपोर्टेड भी, क्योंकि इट्स अ साइलेंट किलर, यू डोंट नो हु हैज इट। बिल्कुल ऐसा हो सकता है। अच्छा, तो ऐसा भी है जिस तरह से अब आपको नहीं पता कि जैसे साइलेंट किलर है, तो हमें ओकेजनली कब जाकर आपको फ्रीक्वेंटली आई थिंक टेस्ट करवाने चाहिए। दैट वाज एक्चुअली माय नेक्स्ट क्वेश्चन कि क्या फिर 2 साल के बाद एक टेस्ट करा ले बंदा कि यार खुदा ना खास्ता हो ना गया हो, या कोई इस तरह की आपने रूटीन बताई है? जी बिल्कुल, जैसे मैंने आपको बताया कि अगर आप कोई प्रोसीजर करवाते हैं, हॉस्पिटल जाते हैं, इंजेक्शन लगवाते हैं, जो कि यहाँ पर तो बहुत कॉमन है, और डेंटल प्रोसीजर्स हर इंसान को अपनी लाइफ में कभी ना कभी उसकी ज़रूरत पड़ती है, तो हम यही रेकमेंड करते हैं कि अगर आपने कोई प्रोसीजर करवाया है तो उसके कुछ अर्से बाद ज़रूर टेस्ट करवाएं। अच्छा, डॉक्टर निदा हैज़ ब्रॉट मी टू अ वेरी गुड पॉइंट। मैं जायमा कॉल लेता हूँ, मुझे एक चीज़ याद आई है विच इज़ सो पर्टिनेंट। अस्सलाम वालेकुम जायमा, क्या हाल चाल है? गुड मॉर्निंग। वालेकुम अस्सलाम, मैं ठीक ठाक, आप दोनों कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत शुक्रिया। आपकी आवाज़ सुन के थोड़ा ज़्यादा बेहतर हो गया मैम। चलें जी, बहुत अच्छी बात है कि आप हमारी आवाज़ सुन के अच्छे हो जाते हैं। ये आपने आज जो टॉपिक रखा है ना, ये बड़ा मेरे लिए सेंसिटिव है, क्योंकि मेरी मदर को भी हेपेटाइटिस था और उनके 20 साल हो गए हैं इस दुनिया से गए, और हमें बिल्कुल लास्ट स्टेज पे, यानी कि 15 to 20 डेज पहले जब उनका पता लगा है, और विद इन 20 डेज शी हैड डाइड। दैट्स व्हाट। अच्छा, मैं पता है, मैं यकीन नहीं कर रहा हूँ, मैं आपको सच बताऊँ, मेरे सामने बैठी हैं डॉक्टर निदा, मैं ये कासिर हूँ यकीन करने से, कैसे हो सकता है, लेकिन आपने कॉल करके उनकी बात को वैलिडेट कर दिया, वो सही कह रही हैं। इट्स अ साइलेंट किलर, नहीं पता चलता। जो वो बता रही है ना, वो कह रही है, मुझे लगता है कि मैं वो पूरा सीन मेरे आगे आ रहा है कि उनको ये भी था, उनकी डेंटल सर्जरी भी थी, उनका काफी ज्यादा, उनकी सर्जरी दूसरी भी काफी ज्यादा थी, 7 टाइम्स उनकी सर्जरी, कभी उनकी वो पित्ते की सर्जरी है, कभी उनकी मतलब बहुत टाइप की उनकी सर्जरीज थी। मतलब यानी कि 20 साल में कह रही हूँ कि मैं बहुत छोटी थी उस टाइम। तो बस अल्लाह ताला सबको अपने हिफ्ज़ ईमान में रखे, और आज मुझे पता चल रहा है कि वाकई उनमें ये सिम्टम्स थे, और हम कहते थे कि शायद डॉक्टर्स को पता ही नहीं लगा, इतना उन्हें पुराना था, डॉक्टर ने डायग्नोज नहीं किया, लेकिन जैसे वो कह रही हैं कि इसका पता नहीं चलता। और लास्ट 15 डेज पहले उनको ब्लड लगवाया गया था, और उसमें उनका एक्टिव हो गया बहुत ज्यादा, और वो कैन विद इन 15 डेज वो हमारे से दूर चली। जायमा, कौन सा हेपेटाइटिस था उन्हें? सी, हेपेटाइटिस सी था उन्हें। That blood one, right, Dr. Nida? Blood one. That blood one. So, do you have any questions? आपके बात से मुझे एक और सवाल भी याद आता है कि हम पूछते हैं। थैंक यू जायमा फॉर कॉलिंग। हम यहाँ ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आएंगे। मेरे पास 2 चीज़ें जो मैं डॉक्टर निदा से डिस्कस करूँगा, कहीं मत जाइएगा, आपका दिन बहुत अच्छा गुजरे।
वेलकम बैक। ओह गॉड, वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। व्हाई वाज आई लाइट डाउन? आप ड्राइंग रूम में थे ना, अपने घर पर थे। अच्छा, मैं तुम्हें बड़े मज़े की बात बताऊँ। लोग बदले की बात करते हैं, हम उसके बारे में बात भी कर रहे हैं। तो मेरे एक नानो के घर के पास एक दुकान है, बहुत अरसे से दुकान है, ठीक है ज़ैनब, बहुत अरसे से। डॉक्टर निदा समझ आ रही है आपको? बहुत अरसे से दुकान है। तो वो दुकान वाला ना, ही इज़, वो अंग्रेज़ी का वर्ड मैं यहाँ कह नहीं सकता, ही इज़ सो इरिटेटिंग। वो दुनिया का सबसे इरिटेटिंग आदमी है, ठीक है। अब हमने कभी किसी से साथ कोई घर वाला, उससे अपने गाड़ी की बात कर दी, गाड़ी यहाँ पार्क नहीं करो, तो वो बीच में ना वो बन जाएगा, बीच में नहीं रहने देना, छोड़े ना, रहने दे। और मेरा दिल करते कि तुम्हारा ताल्लुक क्या है, अपने काम से काम रखो। हम मतलब नॉर्मल बात तो कर रहे हैं। नानी ने उसको सर पे चढ़ाया तो वो ना, वो बहुत वो होते हैं ना कुछ शॉपकीपर्स, बहुत अच्छे तो ज़ैनब वो बन जाता है बस ताल्लुकात, ठीक है। अब वो बार अब मैंने कहा जिंदगी में ज़ैनब को दिखाएं यार, दिखाएं ज़ैनब को। तो ज़ैनब वो बन जाता है, वो बन जाता है अब्बा, ठीक है। अब मुझे आपको तो पसंद ही नहीं है मुझे तब। और अब एक बार क्या हुआ कि अब खानदान है, अब कोई मेरी खाला वगैरह आई, कोई बात हुई थोड़ी सी हुई, तो वो बीच में आ जाएगा, खड़ा हो जाएगा। देखा व्हाट इज दिस नॉनसेंस। तो अब ये हुआ कि उसकी दुकान होने लगी है बंद, खत्म। तो मुझे मिला अल्लाह की तरफ से मौका। मैं आज सुबह गया उसके पास, मैंने कहा he might be क्या watching हुआ? this। तो देखे, अच्छा मैंने कहा क्या हुआ? कहता है कुछ नहीं। वो ना उसकी जो थे ना, वो बड़े बुरी तरह उनसे दुकान खाली कर, मेरी अम्मी कहेंगी हर बात ये जाकर टीवी बताया, तो बड़ी बुरी तरह दुकान खाली कर ना, दरवाज़ा तोड़ दिया पीछे से। तो मैंने कहा ये क्या हुआ है? कहता है ये दरवाज़ा ना ख़राब हो गया, तो नया लगवा रहे हैं। मैंने कहा अच्छा। मैं चला गया, मेरे ना दिल को तसल्ली नहीं हुई। मैंने कहा ये मैंने बहुत कम किया। मैं वापस गया, मैंने कहा बात सुनो, मोहल्ले की बात है, कुछ ना करना, दे दो दुकान, वापस कर दो, ये वो ना। तो वो मुझे देख रहा मुस्कुरा रहा है, उसे समझ आ गई कि वो सारे बदले ले रहे हैं जो मैंने इसके साथ किए। तो मेरे दिल को तसल्ली हुई। कभी कभी ये भी दिल को तसल्ली देना बड़ा जरूरी है कि अपना बदला मुकाए। नहीं वो कारमा भी तो हो जाता, उसके साथ कारमा ही हुआ है। क्या मुझे बड़ा बुरा भी लगा कि यार कितना बदतमीज हूँ मैं। कमिंग बैक टू यू, जस्ट मेड थोड़ा सा लाइटर नोट पे हो जाए, हम बड़ी सख्त बीमारियों की बात कर रहे हैं। मैंने जो बात करनी थी, अक्सर हम ड्राइंग सिटीज़ की बात नहीं अब करेंगे। गांव देहात में एक कंपाउंडर होता है जो कि डॉक्टर बन चुका होता है, ठीक है। और क्यों बहुत अरसे से कंपाउंडर होता है, उसे कंपाउंडर ही कहते हैं, ठीक है। वो दवाइयाँ दे रहा होता है क्योंकि उसकी लड़ाई होगी डॉक्टर से। अब वो बन गया एक डॉक्टर। अगर वो डॉक्टर बन गया और कोई वैसे भी MBBS खाली डॉक्टर है, आई हैव सीन, उन्होंने टोकरी रखी होती है और उसमें इंजेक्शन पड़े होते हैं खुले हुए। तो जो भी आएगा, बुखार आएगा, वो ऐसे लगाएगा उसको। आई हैव सीन इन माई ओन विलेज, मैंने अपने देखा हुआ है। सो ये भी तो एक है कि इससे हेपेटाइटिस हो सकता है। रीजन जी बिल्कुल है ना। अनसेफ इंजेक्शंस एक बहुत बड़ा फैक्टर है हेपेटाइटिस के फैलाव में, और पाकिस्तान में ऐसी प्रैक्टिसेस जैसे आपने जिक्र किया बहुत ज़्यादा हैं। क्योंकि ये आम डॉक्टर से बैठे 70 रुपए लेंगे, 200 लेंगे, 300 रुपए लेंगे, और वो दवाई दे देंगे आपको। 5 किस्म के स्टेरॉइड्स भी होंगे। तो वो ऐसे इंजेक्शन लगाते, तो क्या वी शुड अवॉइड उनसे कहे कि नहीं हमें नई सिरिंज से लगाएं, खुद देखेंगे हम। जी आप सिरिंज के बजाय आप अगर इस हालत में हैं कि आप खुद चल के उसके क्लिनिक पे गए हैं, तो आप इसरार करें कि वो आपको खाने वाली या पीने वाली दवाइयाँ दें। हम इंजेक्शन ही क्यों लगवाना चाहते हैं? ओह, तो ये सही कि आप अवॉइड करें इंजेक्शन। अवॉइड करें। हम हर छोटी मोटी चीज़ में ड्रिप क्यों लगवाना चाहते हैं? इन चीज़ों को जिस हद तक हो सके अवॉइड करें। आप बाहर ममालिक में जाएं तो वहाँ पे आप प्रिस्क्रिप्शन के बगैर कोई इंजेक्शन या कोई ड्रिप नहीं लगवा सकते, उसके लिए आपको हॉस्पिटल ही जाना होता है। लेकिन यहाँ पे ये चीज़ें इतनी ईजी एक्सेस में हैं कि हम घर लाकर भी किसी को, ये आज तक किसी डॉक्टर ने बात नहीं कही कि अपने इंजेक्शन और ये ड्रिप्स वगैरह इसको अवॉइड करें। आमना की कॉल लेते हैं और फिर मजीद बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम आमना जी, गुड मॉर्निंग। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। इतनी छुट्टियां हैं ना आपकी, एंड गुड मॉर्निंग टू यू। इतनी छुट्टियां आपकी, थैंक यू। इतनी छुट्टियां आपकी। नहीं, होस्ट का नाम भूल मैं आप लेकिन आने वाली थी आपके ऊपर कि आप मेरा नाम भूल चुकी हैं, इसलिए आपने बोला गुड मॉर्निंग टू यू टू। बहुत मुश्किल नाम है, अक्सर लोग भूल जाते हैं। इट्स वस्फ, मेरे लिए खुद बोलना मुश्किल होता है। वस्फ, क्या नाम है? वस्फ, वाओ स्वाद फे, यस। वस्फ, नाउ आई रिमेंबर। एंड वस्फ और ज़ैनब मुझे नहीं मालूम है कि नहीं, एंड ऑफ कोर्स हलीमा एंड न्यू खदीजा। सबको गुड मॉर्निंग और गुड मॉर्निंग डॉक्टर। अच्छा, जो आपका ये टॉपिक है ना, दैट या तो हेपेटाइटिस बी एंड सी की बात कर रहे हो। मेरे बेटे को हेपेटाइटिस ए जो नॉर्मल यरकान होता है ना, वो हुआ था सम इयर्स बैक, लेकिन उसका भी नहीं पता चला था। और हम हॉस्पिटल तब पहुंचे थे, डॉक्टर्स ने कहा था कि आप बिल्कुल एंड टाइम पे लाइए, थोड़े दिन और लेट होता तो इट वुड बी। और उसमें भी बस यही था कि बुखार रहता था, जिस्म टूटा बुखार रहता था। मैं हॉस्पिटल आती थी, पैराडॉल दे के वापस हो जाते थे। तो इवन हेपेटाइटिस ए जो है वो भी अगर सही टाइम पे ट्रीट ना हो तो आई थिंक इट गेट्स टू बी वेरी वेरी डेंजरस। Did you find out the reason? How did you catch it?
डिड यू फाइंड आउट द रीजन, कैसे उसको लगा हेपेटाइटिस से? जी आई डिड फाइंड आउट। वो कॉलेज के साथ ये लोग गए थे बच्चे ट्रिप पे, तो वहाँ पे दे यूज्ड आई थिंक वो बॉटल्स वगैरह सबने शेयर की पीने की, जो वो 7 अप की बॉटल्स होती हैं, या वहाँ पे वही एक वाहिद जो डॉक्टर्स ने रीजन कैच किया था ना कि शेयर्ड खाना पीना शेयर हो रहा होता है, डॉक्टर ने हो मे बी सकता वहाँ है से कैच हुआ। मतलब हॉस्पिटल ट्रीटमेंट तो कोई भी नहीं था, देयर वाज नो हॉस्पिटल ट्रीटमेंट, नो डेंटल ट्रीटमेंट, नो सर्जरी, नथिंग। व्हाई थिंग वाज दैट a week or so back they went for आमना अब खत्म हो गया बेटे को हेपेटाइटिस ए? जी जी अल्हम्दुलिल्लाह खत्म हो गया, बट ही स्टेड इन द हॉस्पिटल फॉर 2 months। ओह my God. अस्पताल रहा था। ओह लॉर्ड। इट वाज और वो ड्रिप्स के ऊपर, और जो उसका दर्द होता था पेट में, और खाना नहीं खा सकता था, और मतलब इट वाज टेरिबल। अल्लाह। एंड आई थिंक हेपेटाइटिस ए इज कॉल्ड पीला यरकान, है ना? पीला नॉर्मल यरकान, लेकिन हाँ, वो पीला भी यरकान। अनडायग्नोज चला जाता है। ऑल्सो के बुखार की वजह से मैं उसको बार बार अस्पताल लाती थी, लेकिन वो पैराडोल देके वापस कर देते थे, और बाद में पता चला कि यरकान में पैराडोल तो वैसे ही बहुत खराब है, नहीं देनी चाहिए। ओह इवन नॉर्मल यरकान जो है वो भी अनडायग्नोज चला जाता है, इफ अनडायग्नोज इट्स वेरी डेंजरस। ओह गॉड, अल्लाह ताला सेहत दे आपके बेटे को। थैंक यू, थैंक यू फॉर अल्लाह शेयरिंग का दिस शुक्र विद है। अस, इट वाज वेरी बहुत इंपॉर्टेंट। शुक्रिया। थैंक यू आमना। हम यहाँ ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। आपका दिन बहुत अच्छा गुजरे। वेलकम बैक। एक और सुबह में जायमा ने एक बात की थी कि उनकी वालिदा को था, विच ब्रिंग्स मी टू अ क्वेश्चन, क्या जेनेटिक हो सकता है हेपेटाइटिस? या जेनेटिक, कोई भी हेपेटाइटिस जेनेटिक नहीं होता, माँ या बाप से नहीं आता, या हस्बैंड से नहीं हो जाता आपको? एक्चुअली कोई भी हेपेटाइटिस जेनेटिक नहीं होता, लेकिन एक माँ अगर प्रेग्नेंट है और उसको हेपेटाइटिस बी है, वो अपने बच्चे को ट्रांसमिट कर सकती है ड्यूरिंग द टाइम ऑफ डिलीवरी। और अगर आपके सेक्सुअल पार्टनर को या आपके लाइफ पार्टनर को हेपेटाइटिस बी या सी है, तो ये सेक्सुअल कांटेक्ट के जरिए फैल सकता है। अच्छा, यानी अगर आपके मियाँ बीवी के मामलात हैं, आप अगर है तो वो आपके शौहर से बीवी को लग सकता है, बीवी को शौहर से लग सकता है? जी बिल्कुल ऐसा हो सकता है। तो उसमें अगर आपके पार्टनर को है, तो आपको हम टेस्टिंग और कुछ सेफ सेक्स प्रैक्टिसेस एडवाइस करते हैं। ठीक अच्छा, हो एंड गया। क्या हम उसे ऑनलाइन कुछ थोड़ी बहुत चीज़ें बता सकते हैं जो कि हम ऑनलाइन बता सकें फैमिली शो पे? जी बिल्कुल। उसमें पहली चीज़ होती है प्रोटेक्शन का इस्तेमाल, जो कि बहुत इफ़ेक्टिव है हेपेटाइटिस बी और सी को रोकने के Stop लिए। करने। इसके अलावा ये उनमें ज़्यादा देखा गया है वो मर्द जो मर्दों से ताल्लुक़ कायम करते हैं, तो उसमें भी हम यही एडवाइस करते हैं कि आप प्रोटेक्शन का इस्तेमाल करें। और स्पेशली वो वाली पॉपुलेशंस, वो वाले गिरोह जो कि आईवी ड्रग्स का इस्तेमाल करते हैं, जो कि खून में लगाने वाली ड्रग्स होती हैं, ठीक है। उससे ये बहुत ज़्यादा फैलता है, क्योंकि वो नीडल्स आपस में शेयर करते हैं। और उसी में हम ये भी देखते हैं कि ये ट्रेंड ऑफ बीइंग सेम जेंडर। अच्छा, ड्रग एडिक्ट कभी होता है? ड्रग एडिक्ट्स के भी जो सिरिंजेस लगाते हैं अक्सर लोग, और कुछ लोग जो हम मेरे और बस को ज़्यादा पता है, जिस इंडस्ट्री से हम फिटनेस इंडस्ट्री में, वहाँ पे स्टेरॉइड्स के इंजेक्शन लोग लगाते हैं, क्या उससे भी हेपेटाइटिस होने के चांसेस होते हैं? जी बिल्कुल। जो ड्रग Syringe यूजर्स हैं उसमें सिरिंज का इस्तेमाल हो रहा है, जो वो वेन्स में लगाते हैं, तो उससे तो, और वो नीडल शेयरिंग भी कर रहे हैं, जैसे कि मैंने बताया, क्योंकि उनके पास इतनी एक्सेस में इतनी सारी सिरिंजेस और इक्विपमेंट नहीं होता। तो उनमें तो ये उन पॉपुलेशंस में बाकायदा स्टडीज़ और रिसर्च की गई हैं, उन पॉपुलेशंस में ऑल ओवर द वर्ल्ड, सिर्फ पाकिस्तान में नहीं, ये हेपेटाइटिस बी और सी बहुत ज़्यादा होता है, NHIV एज वेल। और जहाँ तक आपने बात की जिम में स्टेरॉइड्स और इन चीज़ों के इस्तेमाल की, वहाँ पे ज़्यादातर जो स्टेरॉइड्स अफोर्ड कर रहे हैं, ग्रोथ हार्मोन्स अफोर्ड कर रहे हैं, वो सिरिंजेस का रीयूज़ नहीं करते, तो उनमें हमने नहीं देखा। हाँ, उसमें कम Because they are very expensive. Yes. अच्छा, अब ये क्या, फॉर इंस्टेंस जैसे हम लोग किसी फ्रीक्वेंट टेस्ट के लिए जाते हैं, और अक्सर आपको इवन आप प्रेगनेंसी के लिए भी जाते हो, तो डॉक्टर फ़ौरन आपको बोलती है हेपेटाइटिस का इसका कर लो। खुदा ना खास्ता किसी का इस तरह से आ जाता है और अर्ली स्टेज पे आ जाता है, तो हम क्या कर सकते हैं कि इसको रोका जा सके? क्या हम अर्ली रेमेडीज कर सकते हैं? मेडिकेशन के अलावा क्या कोई डाइट में भी ऐसी डाइट, तब्दीली आप कर सकते हैं? जैसे अक्सर हमने हार्ट पेशेंट ब्लड प्रेशर के लिए एक्सरसाइज देखी है, ठीक है, वो कहते हैं एक्सरसाइज करो तो बड़ा बेहतर होगा। क्या कोई प्रिकॉशनरी मेजर्स आप दौराने मेडिकेशन भी ले सकते हैं? जी बिल्कुल। इसमें ऐसा है, जैसे आपने प्रेग्नेंट ख़वातीन के लिए सवाल किया, तो हम यहाँ पाकिस्तान में ये रूटीन है कि कोई भी प्रेग्नेंट औरत अपने चेकअप के लिए, एंटीनेटल चेकअप के लिए किसी क्लिनिक या हॉस्पिटल में जाती है, तो हम एज अ रूटीन उसका हेपेटाइटिस बी और सी का टेस्ट करते हैं। अब हम पहले हेपेटाइटिस सी की बात करते हैं। अगर उसको सी पॉजिटिव आ जाए, तो हम प्रेगनेंसी में हेपेटाइटिस सी की ट्रीटमेंट नहीं दे सकते।
तो हम उसकी प्रेगनेंसी में बस उसको मॉनिटर करते हैं, उसका PCR वगैरह कि उसका वायरल लोड कितना है, जिस्म में कितनी हद तक वायरस मौजूद है। और डिलीवरी के वक्त हम थोड़ी एहतियात करते हैं कि बच्चे और माँ में खून का कांटेक्ट कम से कम हो। इसके अलावा बच्चे को पैदा होते ही हम एंटीबॉडीज़ लगा देते हैं, जिससे चांसेस बढ़ जाते हैं कि बच्चा माँ से हेपेटाइटिस C कॉन्ट्रैक्ट ना करे। अब हम हेपेटाइटिस B की तरफ आते हैं। हेपेटाइटिस B में हमारे पास रिसर्चेस मौजूद हैं कि इसकी जो मेडिकेशन है वो प्रेगनेंसी के दौरान सेफ़ है। तो अगर किसी औरत को हेपेटाइटिस B होता है प्रेगनेंसी के दौरान, हम उसको गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट के पास रेफ़र करते हैं और वो ये डिसाइड करते हैं कि एलिजिबल फॉर ट्रीटमेंट है या नहीं। फिर वो ये काफ़ी सारे फैक्टर्स कंसिडर करके उसको मेडिकेशन पर डाल देते हैं। और जैसे ही वो बच्चा डिलीवर करती है तो सबसे पहला काम हमने ये करना होता है कि उसके लाइफ के 24 घंटे, पहले 24 घंटे बहुत इंपॉर्टेंट हैं। उस दौरान अगर हमने उसको हेपेटाइटिस B की वैक्सीन लगा दी तो बच्चा माँ से हेपेटाइटिस B कैच करने से बच जाता है। इसके अलावा अगर निदा A है तो A की, तो अब आपने कहा C की वैक्सीन नहीं है? B की वैक्सीन है, C की वैक्सीन हाँ, तो अगर C खुदा ना खास्ता बच्चे को होते हैं तो फिर क्या किया जा सकता है? अगर टेस्ट में आता है 24 घंटे में कि इस बच्चे को हेपेटाइटिस C है, फिर क्या किया जाए? नहीं, 24 घंटे में टेस्ट में नहीं आ सकता कि उसको हेपेटाइटिस B या C है या नहीं। हम उसको 2 महीने बाद कहते हैं कि हम उसको चेक कर सकते हैं। यूजुअली 6 महीने के बाद भी उसका टेस्ट किया जाता है। तो अगर तो उसको हेपेटाइटिस C हो गया है तो बच्चों को यूजुअली हम मेडिकेशन पे स्टार्ट नहीं करते। अच्छा डॉक्टर निदा, अब हमें यहाँ पे क्लियरली बताइएगा 5 तरह की हेपेटाइटिस आपने हमें बताए, विच इज A, B, C, D और E। आप हमें एक एक करके बताएं कौन से का इलाज है और कौन सा ला इलाज है। उसके बाद मतलब ला इलाज से मुराद ये है कि जैसे आपने एक हेपेटाइटिस का बताया कि उसकी मेडिकेशन पे अगर आप एक बार लग गए तो फिर आपको उसकी दवाई नहीं छोड़नी, क्योंकि वो एक लाइक HIV है। आप अभी ऑफ द ब्रेक हमें बता रही थी। तो हम शुरू करते A से, आप बताएं क्या उसकी दवाई है और क्या करना है। 1 बाय 1 हम स्टार्ट करते हैं ताकि हमें उसकी आगाही मिल सके। ठीक है, हम हेपेटाइटिस A से स्टार्ट करते हैं क्योंकि आपकी एक कॉलर ने भी जिक्र किया कि उनके बेटे को हेपेटाइटिस A हुआ था। हेपेटाइटिस A पानी और कंटेमिनेटेड फूड के ज़रिए फैलता है और ये बहुत कॉमन है ऐसी सेटिंग्स में जब बच्चे पिकनिक पे गए, जैसे कि आपकी कॉलर ने जिक्र किया, फूड शेयर कर रहे हैं, हाथ धोने की प्रॉपर जगह नहीं है, उन्होंने गंदे हाथों से खाना खा लिया, एक दूसरे का पानी पी लिया या पानी किसी ऐसी जगह से पी लिया जहाँ पे ऑलरेडी कंटेमिनेशन मौजूद है, तो उसने ये हेपेटाइटिस कैच कर लिया। लेकिन हेपेटाइटिस A की एक बहुत वंडरफुल चीज़ ये है कि हमारे पास बहुत इफेक्टिव वैक्सीन मौजूद है और अगर वो लगवा ली जाए तो हेपेटाइटिस A से प्रिवेंशन की वैक्सीन होती है वो? कितने मतलब कोई टाइम ड्यूरेशन नहीं है, बस जैसे ही खत्म हो गया तो आपने छोड़ दी, या कोई टाइम है कि 3 महीने का कोर्स होता है उसका? नहीं, इसका एज सच कोई कोर्स नहीं है। इसकी 2 डोजेस लगती हैं, वैसे एक डोज भी उतनी ही इफेक्टिव होती है। अच्छा। हाँ, तो वो बच्चों को भी लग सकती है, बड़ों को भी लग सकती है। तो उसमें अगर आप वैक्सीनेटेड हैं और हेपेटाइटिस A का वायरस आपके जिस्म में एंटर हुआ है तो आपका इम्यून सिस्टम वहीं पे उसको खत्म कर देगा और आप बीमार नहीं होंगे। सॉरी, हम A पे ही रहेंगे। आप जरा सिम्टम्स बता सकती हैं, कोई होते हैं सिम्टम्स? जी, A के सिम्टम्स बिल्कुल उसी तरह जैसे आपकी कॉलर ने बताया कि A के सिम्टम्स बुखार से शुरू होते हैं, फ्लू भी हो सकता है, बॉडी एक्स भी हो सकते हैं। लेकिन अगर आप बुखार और बॉडी एक्स के साथ डॉक्टर के पास जाएंगे, वो आपको कोविड भी सस्पेक्ट करेगा, वो आपको फ्लू भी सस्पेक्ट करेगा, इन्फ्लुएंजा भी हो सकता है। तो इसमें ज़रूरी नहीं है वो हेपेटाइटिस A की तरफ शक करें। हेपेटाइटिस A की तरफ हमारा दिमाग जब जाता है जब गैस्ट्रिक सिम्टम्स उसको होते हैं, जैसे कि उल्टी, मतली, डायरिया होना, पेट में दर्द होना, तब हम सोचते हैं कि बुखार भी साथ है तो ये हेपेटाइटिस A हो सकता है, A या E। A और E के सिम्टम्स काफ़ी मिलते जुलते हैं। उसके बाद जब ये एडवांस स्टेज में चला जाए तो जॉन्डिस, जिसको हम कहते हैं पीला यरकान, कि उसमें आपकी आंखों में पीलापन आ जाता है, आपकी स्किन पीली होने लगती है, आपको खारिश हो सकती है, तो ये सारे सिम्टम्स हैं हेपेटाइटिस A के। निदा, अभी A पे इसी लेके, क्या हर हेपेटाइटिस A पीला यरकान है? पीला यरकान को हेपेटाइटिस A ही कहते हैं, नहीं जब A बिगड़ जाता है तब वो पीला यरकान होता है? यरकान हम कहते हैं येलोइंग स्किन को। ये यरकान लफ्ज़ वहाँ से निकला है जब आपकी आंखों में पीलाहट दिखने लगती है। आपने इतनी प्यारी बात की, क्योंकि अक्सर हमारी आंखों के नीचे देखते हो, कहते हैं टेस्ट कराओ, आंखों के नीचे पीलाहट है, तुम्हें यरकान तो नहीं हो गया? आंखों के नीचे नहीं, ये जो अंदर, आंखों का वाइट हिस्सा है, अंदर ही ना, यहाँ पे। हाँ, आई बॉल्स। तो अगर इसमें येलोनेस आ रही है तो इसका मतलब है कि आपकी बॉडी में, खून में बिलिरुबिन की मिकदार जरूरत से ज्यादा है। आइस में किस पार्ट पे आप कह रही हैं? देखें, आइस का जो वाइट पार्ट है, सफेद वाला। हाँ, ठीक है। तो उसमें अगर पीलाहट आ जाए या आपकी स्किन पे, उसके साथ स्किन पे येलोनेस आ जाए और आपको खारिश भी हो और गैस्ट्रिक सिम्टम्स भी हों, तो फिर हेपेटाइटिस A की तरफ हमारा ध्यान जाता है। ठीक होगा। और दूसरी चीज़ ये, हेपेटाइटिस A की कोई स्पेसिफिक ट्रीटमेंट नहीं है। हम जैसे कि आपकी कॉलर के बच्चे की हालत बिगड़ी थी, उसको हॉस्पिटल एडमिट कर लिया था, तो उसको हम सपोर्टिव ट्रीटमेंट देते हैं। सपोर्टिव ट्रीटमेंट में क्या होता है कि हम उसकी बॉडी से बिलिरुबिन को जल्दी जल्दी एग्जिट करने की कोशिश करें, तो हम उसको ब्लू लाइट या सूरज के साथ एक्सपोज करते हैं और हम उसकी हाइड्रेशन बहुत अच्छी करते हैं ताकि पेशाब के ज़रिए जल्दी जल्दी खारिज हो, और उसको जो दर्द और बाकी सिम्टम्स है उसके लिए सपोर्टिव ट्रीटमेंट देते हैं। लेकिन हेपेटाइटिस A के लिए, उस वायरस को मारने के लिए कोई एंटीवायरल हमारे पास मौजूद नहीं है। आपने कहा ना वैक्सीन है,
वैक्सीन है, लेकिन वैक्सीन बीमारी होने से पहले लगाई जाती है। यू हैव टू डायरेक्ट बिफोर, उस टाइम पर सिर्फ दवाइयों से ठीक होगा वो जी, और लेकिन खुराक भी कोई तब्दील कर सकते हैं जी बिल्कुल, क्योंकि उसको उल्टी मतली डायरिया ये सारी चीज़ें हैं, तो फिर उसकी डाइट भी स्पेसिफिक हम लाइट फूड्स के ऊपर उसको लेके आते गर्म हैं। चीजें खाना बंद कर दो, क्योंकि कहते हैं गर्म चीजें खाने से भी होता है। गरम और ठंडे का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है मेडिकल वर्ल्ड में। आप गरम किसको कहते हैं और ठंडा अच्छा, किसको जैसे कहते हमें हैं? कहते हैं कि आपने बड़ा अच्छा, बहुत अच्छा किया आपने हमसे ये बात की, जैसे कि वो कहते हैं कि गर्म चीजें जैसे चिकन और ये अंडा हो गया। अंडा हो गया, थैंक यू वेरी मच, अंडा अंडा हो हो गया, गई, गर्म nuts हो चीजें गए। पीली गिरी ना खाओ, नट्स हो गए, ये ना खाओ, ये कान के लिए अच्छा नहीं है। हमारे यहाँ तो ये देसी चीजें हैं। बेसिकली वो जो कहते हैं कि इस यखनियाँ ना चीज की पियो। तासीर गर्म है, ये आपकी बॉडी में जाके वार्मनेस लेकर Agreed. आती है। दिस इज पर मेडिकल डॉक्टरेट में कुछ ऐसा नहीं है। कोई फूड ऐसे नहीं है जो आपकी बॉडी को गर्म कर देंगे, या कोई फूड ऐसे नहीं है जो आपकी बॉडी को ठंडा कर देंगे। आपने अंडे का नाम लिया, हाँ। चिकन का नाम लिया, दे आर वंडरफुल सोर्सेज ऑफ प्रोटीन। यस, और अगर कोई पेशेंट हेपेटाइटिस ए के साथ है तो हम तो उसकी डाइट में अंडे की सफ़ेदी शामिल करते हैं, क्योंकि उसको ज़्यादा एल्ब्यूमिन की ज़रूरत होती है। ठीक है, ठीक है। बाकी जिगर अगर आपका ऑलरेडी इन्फेक्टेड है, आपको 5-6 में से किसी भी किस्म का हेपेटाइटिस है, तो 2 चीज़ें और हैं जो जिगर को डैमेज करती हैं, नॉन इन्फेक्शियस रीजंस हैं। एक है अल्कोहल Alcohol कंजम्पशन, and, जो कि फर्दर जिगर को डैमेज कर सकती है, और दूसरा है फैटी लिवर। उसको अब हमने फैटी लिवर कहना छोड़ दिया है, क्योंकि अब उसके लिए एक नई टर्म है, नॉन अल्कोहलिक स्टीटोएसिडोसिस। बस हम फैटी लिवर पे ही ठीक हैं, माफ करें, ये आप छोड़ दें। मतलब इसका मकसद ये है कि ऐसा लिवर डैमेज जो कि अल्कोहल से रिलेटेड नहीं है और इन्फेक्शन रिलेटेड भी नहीं है। और वो किससे ठीक होता है फैटी लिवर? फैटी लिवर ज़्यादातर उन लोगों में देखा गया है जिनका ऑफ कोर्स कोलेस्ट्रॉल, ट्राइग्लिसराइड बहुत हाई होता है, जिनका वजन ज़्यादा होता है, या उनमें जेनेटिक कंपोनेंट होता है कि उनका वो पतले हैं देखने में, मोटे नहीं है, लेकिन उनका ट्राइग्लिसराइड और तो कोलेस्ट्रॉल इससे हेपेटाइटिस ए हो सकता है? नहीं, इससे आपका लिवर डैमेज हो Yes. सकता इससे है। लिवर डैमेज हो सकता है, दैट कैन लीड टू हेपेटाइटिस। देखिए, मैंने आपको बताया हेपेटाइटिस इन्फेक्शियस भी हो सकता है, हेपेटाइटिस ए बी सी डी भी हो सकता है, ठीक और है। नॉन इन्फेक्शियस जिसमें अल्कोहल और फैटी लिवर दोनों डॉक्टर आते हैं। निदा, आपने बड़ा पर्टिकुलरली हमें हेपेटाइटिस ए के बारे में कंप्लीटली बता दिया। एटलीस्ट आई नो, मेरी नॉलेज में बहुत इजाफा हुआ। हम हाँ, बी के yes. बारे में बात करेंगे, लेकिन इस ब्रेक के बाद थोड़ा सा Okay. ब्रेक लेते हैं। ऐसे आज लिटरली आई हैव लर्नड अ लॉट, मैंने तो Yes. बहुत कुछ सीखा है। आपका दिन बहुत अच्छा गुजरे, कहीं मत जाइएगा, साथ रहें। जी, वेलकम बैक टू एक और सुब। अभी हम जाएंगे अपने स्पॉन्सर्स की जानिब। हमारे पास है ऑर्गेनो क्लिनिक की तरफ से। हम कौन सा, कैमरा 1 में या कैम 2 में दिखाएंगे? दिखा दें, ठीक है, कैम 1 में ही हम दिखा रहे हैं। ऑर्गेनो क्लिनिक की तरफ से हमारे पास हैंड एंड फुट क्रीम, इट्स अ ग्लोइंग क्रीम। इसका मैं अगर आपको टेक्सचर बता दूं, बिकॉज जब ये आई थी तो हमने इसको ट्राई किया था, इसका टेक्सचर जो है वो काफ़ी ज़्यादा थिक होता है। थिक होने से ये होता है कि जो आपकी जो स्किन है जिसमें ड्राइनेस आ जाती है, तो उसको बहुत अच्छी कवरेज देता है और मॉइस्चराइज करता है। तो यू कैन हैव इट। और इसको लगाने का तरीका सबसे बेहतरीन ये है कि आप रात के वक्त इसको, जब आप अपने हाथ और पैर को धो लें अच्छे से, तो ये आप इसकी क्लियर अप्लाई कर लें। एंड देन उसके बाद सॉक्स अगर आपने पहननी है तो बस उसके बाद जब आप बिस्तर पे घुस जाएं, आप ज़्यादा चलें फिरें नहीं, तो इसका जो असर है सबसे ज़्यादा तब होगा, आपके फीट और हैंड्स को बहुत ज़्यादा मॉइस्चराइज करेगी। और इसके साथ हमारे साथ मौजूद है इनकी एक एक्नी क्रीम, इट्स अ मेडिकेटेड एक्नी रिमूव क्रीम है, और ये काफ़ी कंट्रीज़ में अवेलेबल है, इंडिया, बांग्लादेश, अफगानिस्तान एंड पाकिस्तान। और इसमें किसी भी किस्म के केमिकल्स मौजूद नहीं। अगर आपको पिंपल्स और एक्नी वगैरह होती है तो आप बिल्कुल इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। ऑर्गेनो क्लिनिक की वेबसाइट में आपको ये दस्तयाब हो सकती हैं। आप फ्री होम डिलीवरी भी ले सकते हैं, www.organoclinic.com से आप इसको मंगवा सकते हैं। तो बड़ी अच्छी चीज़ें हैं और टोटली ऑर्गेनिक हैं। थैंक यू। ठीक है, अब हम विल मूव ऑन टू डॉक्टर निदा। डॉक्टर निदा, अब हम बात करेंगे हेपेटाइटिस बी के हवाले से। क्या सिम्टम्स हैं, क्या इसका क्योर मौजूद है, इसकी वैक्सीनेशन भी है, और एक्सक्यूज़ मी, और क्या ये एक से दूसरे बंदे को लग सकती है कि नहीं? पर डिटेल में बी के बारे में बताइएगा। जी, हेपेटाइटिस बी भी जैसे हमने पहले बात की है, एक ब्लड बॉर्न वायरस है। ठीक है। खून के ज़रिए फैलता है, सेक्सुअल कांटेक्ट के ज़रिए फैलता है, आईवी ड्रग अब्यूज़ के ज़रिए फैल सकता है। तो ये एक बहुत कंटेजियस वायरस है, डीएनए वायरस, जो कि जाके आपके बॉडी सेल्स के डीएनए के अंदर इनकॉर्पोरेट हो जाता है और मल्टीप्लाई करता है और लिवर को डैमेज करता है। ओके। अगेन, इसके कोई सिम्टम्स नहीं होते, एक्यूट इन्फेक्शन के कोई सिम्टम्स नहीं होते, वही नॉन स्पेसिफिक सिम्टम्स, बुखार, जिस्म में दर्द, फ्लू,
नज़ला ज़ुकाम में भी। आप एक्यूट को समझा सकते हो? क्रॉनिक और एक्यूट मतलब एक्यूट का मतलब होता है जो इन्फेक्शन आपको अभी अभी हुआ है, ठीक है। नया नया हुआ है। क्रॉनिक इन्फेक्शन वो होता है जो आपकी बॉडी में सालों से मौजूद हो। सालों से मौजूद है, जी, ठीक है। तो हेपेटाइटिस बी एक्चुअली जाता है बॉडी में और वो क्रॉनिक इन्फेक्शन कॉज करता है। ठीक है। और जैसे कि वैक्सीन है इसकी वैक्सीन मौजूद है, और इसकी वैक्सीन जो बच्चों को वैक्सीन लगती है उसके स्केड्यूल में भी मौजूद है और एडल्ट्स के लिए भी रिकमेंडेड है। यहाँ पे एक छोटा सा सवाल है, हेपेटाइटिस ए बी का अभी तक तुम्हें पता चला है कि उसकी वैक्सीन है, अगर इसकी वैक्सीन हम बड़े भी लगवा लें तो क्या हमें कभी हेपेटाइटिस नहीं होगा? जी बिल्कुल, बहुत इफेक्टिव वैक्सीन है। अगर आप इसकी 3 डोजेस का कोर्स पूरा करवा लें तो आप बिल्कुल हेपेटाइटिस बी से बच सकते हैं। अच्छा, और बी के बारे में लाइलाज तो नहीं है? बी का इलाज है, एक बार मेडिकेशन पे हो गए तो हमेशा रहना पड़ेगा? देखें, बी के बारे में हम कहते हैं कि इसकी ट्रीटमेंट है, इसका क्योर नहीं है। खत्म नहीं होगी? यस, ट्रीटमेंट इसकी मौजूद है जो कि आपकी बॉडी में जैसे डायबिटिक लोग, डायबिटीज खत्म नहीं होती, कंट्रोल हो सकती है। इसी तरह इसको हम कंट्रोल कर सकते हैं, इसके वायरल लोड को। आपके जिस्म में वायरस आया, तादाद में बढ़ गया, आपके लिवर को डैमेज किया, हमने पकड़ लिया, डायग्नोज कर लिया, उसके बाद एक डॉक्टर ने आपको इसकी डेली मेडिकेशन पे डाल दिया। डेली इसकी एक गोली होती है, तो इतना हार्ड ट्रीटमेंट नहीं है। आप अगर एक से ज़्यादा कोई गोलियां दे रहा है, दैट मीन्स वो डॉक्टर जो हैक है? नो, ऐसा ज़रूरी नहीं है। कुछ केसेस ऐसे होते हैं जिसमें एक से ज़्यादा दवाइयाँ देनी पड़ती हैं, और कुछ केसेस ऐसे होते हैं जिसमें इंटरफेरॉन का इंजेक्शन साथ शामिल करना पड़ता है। ये आपका डॉक्टर डिसाइड करेगा कि आपको किस किस्म के ट्रीटमेंट की ज़रूरत है। मैं जो बात कर रही हूँ वो बात कर रही हूँ ज़्यादातर मरीज़ों की, ठीक है, जिसमें डॉक्टर उनको सिंगल डोज रेजिमेन पे स्टार्ट करते हैं। इस रेजिमेन पे स्टार्ट करने से ये होता है कि आपकी बॉडी में वायरस की तादाद सप्रेस हो जाती है, और वो पर्सन जो काफ़ी अरसे से ट्रीटमेंट पे है वो दूसरे को वायरस ट्रांसमिट नहीं करता। ठीक है। जो ट्रीटमेंट पे है उसके टेस्ट बेहतर हो जाते हैं, उसका जिगर बिगड़ता नहीं है। लेकिन ये गोली आपने, अगर आपको डॉक्टर ने स्टार्ट करवा दी है तो आपको लाइफ लॉन्ग लेनी होती है, ताकि आपकी बॉडी में वो सप्रेस्ड रहे। तो इसका कोई क्योर नहीं है, लेकिन आपकी बॉडी में आपका PCR नेगेटिव हो जाता है। इसको हम फंक्शनल क्योर कहते हैं कि आपकी बॉडी बिल्कुल ऐसे है जैसे कि आपकी बॉडी में इन्फेक्शन मौजूद नहीं है। लेकिन अगर आप इस दवाई को छोड़ देंगे तो वायरस जो ऑलरेडी आपके जिस्म में मौजूद है वो रीएक्टिवेट हो सकता है और ज़्यादा शिद्दत के साथ वापस आ सकता है। जैसे ब्रेक में इम्तियाज़ हमसे डिस्कस कर रहा था कि उसके फादर ने ये चीज़ एक्सपीरियंस की थी, और जब वो शिद्दत के साथ वापस आता है तो बहुत शदीद लिवर सिरोसिस, जिसमें मैंने आपको बताया कि खून की उल्टियाँ, पेट में पानी भर जाना, जिगर में, लंग्स में पानी भर जाना, ये सारे सिम्टम्स होते हैं। और पेशेंट के जो आखिरी आयाम होते हैं इंतहाई डिफ़िकल्ट होते हैं, उसमें सपोर्टिव ट्रीटमेंट भी हम एक हद तक कर सकते हैं। और उसके बाद जो हेपेटाइटिस सी, अच्छा, मैं सिर्फ एक हेपेटाइटिस बी में क्या हमें लाइफस्टाइल चेंजेस भी होंगे उस इंसान के लिए, या फिर वो एक बिल्कुल नॉर्मल लाइफ गुजार सकता है, खाने पीने में उसको कुछ चेंजेस करने की ज़रूरत है? क्या अमेंडमेंट है कोई डाइट में? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन हम ये ज़रूर एडवाइस करेंगे कि हेपेटाइटिस के पेशेंट अल्कोहल अवॉइड करें, ड्रग्स अवॉइड करें, और अपना वज़न ना बढ़ने दें, क्योंकि वो भी 100 बीमारियों की एक बीमारी होती है। बिल्कुल ठीक है। और हेपेटाइटिस सी के बारे में अगर हम बताएं, क्या उसकी वैक्सीनेशन है, सिम्टम्स क्या हैं, और क्या इलाज है विटामिन सी? हेपेटाइटिस सी भी अगेन खून के ज़रिए फैलता है। इसकी कोई वैक्सीन मौजूद नहीं है। इसकी वैक्सीन के ट्रायल्स हुए हैं यूएस में, लेकिन वो देवर फेल्ड ट्रायल्स, यस, दे वर नॉट सक्सेसफुल, जिसकी वजह से इस वैक्सीन को अभी पब्लिक में इंट्रोड्यूस नहीं किया गया। इसकी वैक्सीन बनाने पर काम हो रहा है, बट इट्स स्टिल हार्ड। हेपेटाइटिस सी की जो एक पॉजिटिव बात ये है कि ये इसका इलाज हो सकता है। अब 2012 के बाद पाकिस्तान में इसकी ओरल मेडिकेशन अवेलेबल है। किसी को हेपेटाइटिस सी हुआ है जो कि बिगड़ा हुआ नहीं है, डॉक्टर ने उसको डायग्नोज कर लिया है। काला यरकान कहते हैं इसको काला यरकान कहते हैं। बी और सी दोनों को काला यरकान कह सकते हैं। तो उसने आपको मेडिकेशन पे डाला, 12 हफ्ते का या 3 महीने का जो कोर्स है वो आपने किया, तो आपकी बॉडी ने वायरस को क्लियर कर दिया। ठीक है। उसके बाद आपको दोबारा इन्फेक्शन के चांसेस हैं, लेकिन कम हो जाते हैं, और आपका जिगर प्रोटेक्ट हो जाता है। सी एक बार हो गया, मेडिकेशन हो गई, खत्म हो गया सी आपको, क्या उसके बाद दोबारा हो सकता है? क्योरेबल है ये कि एक बार खत्म हो सकता है किसी हद तक? ज़्यादातर केसेस में हेपेटाइटिस सी का जब हमने दवाइयों के ज़रिए इलाज किया वो ख़त्म हो जाता है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि उसको दोबारा हमने इन्फेक्टेड ब्लड लगा दिया तो उसको दोबारा हेपेटाइटिस सी नहीं हो सकता। अगर मतलब उसको फॉर सम अदर रीजन दोबारा हो सकता है, नॉट बिकॉज ऑफ द सेम रीजन। मतलब ये कि जैसे बी लगातार रहता है, उसका वायरस रहता है, सी का ख़त्म हो जाता है इलाज के थ्रू। और डी के बारे में क्या करेंगे? हेपेटाइटिस डी एक ऐसा वायरस है जिसको फैलने के लिए हेपेटाइटिस बी के वायरस की ज़रूरत होती है, यानी कि ये हेपेटाइटिस बी का वायरस है। हेपेटाइटिस डी का वायरस इसके ऊपर सवार होकर ही रिप्रोड्यूस कर सकता है। तो इसको कहते हैं हेपेटाइटिस डी सुपर इन्फेक्शन, यानी कि एक बंदे को ऑलरेडी हेपेटाइटिस बी है, लेकिन फिर उसने किसी सोर्स से डी कैच किया है, और जब किसी बंदे को ये कोई इन्फेक्शन हो हेपेटाइटिस बी और डी का, तो उसका जो लिवर डैमेज है वो बहुत ज़्यादा तेज़ी से होता है।
और बी और डी अगर हो जाए तो ये बहुत लीथल कॉम्बिनेशन है, ये इट बिकम्स डिफिकल्ट टू ट्रीट एंड इट एक्सेलरेट्स द ठीक है, छोटा सा ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद आपकी कॉल्स भी लेंगे और आपसे बात करेंगे। अगर आप कुछ पूछना चाहते हैं हेपेटाइटिस के हवाले से, पोलियो के हवाले से, सो हमारी लाइन्स खुली हुई है, कहीं मत जाएगा, देखते रहिए एक और सब, आपका दिन बहुत अच्छा गुजरे। सुबह खैर, एक बार फिर आपको कहेंगे एक और सुबह में। अल्लाह ताला आपका दिन आज का बहुत अच्छा गुजरे। आई थिंक वी हैव समथिंग इन बस हैंड, बस क्या बता रही हैं हमें? जी, हमारे पास है हर्बी लाइफ का वी मिस्ट हेयर रीग्रोथ ऑयल। अगेन हम कौन से कैमरा की तरफ करेंगे? मुझे कैम 2 पर, हम कैम 2 पर हैं जी, बिल्कुल ठीक है। ये हमारा हेयर रीग्रोथ ऑयल है, इसके अंदर बहुत सारे डिफरेंट ऑयल्स हैं। आपको पता है जो कोई एक अच्छा ऑयल होता है वो ज़्यादातर मिक्सचर होता है डिफरेंट ऑयल्स का। इसमें हमारे पास स्वीट आलमंड ऑयल है, साथ में ऑलिव ऑयल है, कोकोनट है, कैस्टर ऑयल है, सीसमी ऑयल है एंड लॉट ऑफ अदर ऑयल्स है। और इसका मजमुआ बना के ये इतनी रेशोज़ में किया गया जो आपकी बालों की हेल्थ के लिए बहुत अच्छा है। ये आपके स्कैल्प को जो है उसका मॉइस्चर बैलेंस करता है, आपके बालों को शाइनी बनाता है, मजबूत बनाता है जड़ों से। तो ये आप बिल्कुल इस्तेमाल करें। नहाने से 2 घंटे पहले भी अगर आप इसको मसाज कर लेते हैं अपने स्कैल्प पर तो इसके बहुत अच्छे जो है असर है, आपको इसका असर मिलेगा, अफेक्टिव है। आप इसको ऑर्डर कर सकते हैं www.herbylife.pk से, और ऑनलाइन डिलीवरी भी इनकी उसकी सहूलत इनके पास मौजूद है। तो बिल्कुल ऑर्डर करें। इनकी और भी प्रोडक्ट रेंज है, जिस तरह से हम बताते रहते हैं, शैम्पू है इसका, इसके सीरम्स हैं। इट्स अ वेरी फाइन प्रोडक्ट विच यू कैन यूज़ ऑन योर हेयर। यस, सो कमिंग बैक टू यू, हमारे पास अब हेपेटाइटिस ई रह गया, फिर उसके बाद हम पोलियो की बात करेंगे क्योंकि वी हैव वेरी लेस टाइम ऑन दैट। सो विटामिन ई क्या है, सिम्टम्स क्या है, वैक्सीनेशन मौजूद है और हाउ डेंजरस इज इट क्योरेबल और नॉट? हेपेटाइटिस ई और ए बहुत ज़्यादा मिलते जुलते हैं। हेपेटाइटिस ई भी वाटर बॉर्न वायरस है, उसी तरह कंटेमिनेटेड फूड और पानी से हो सकता है, और इसकी भी वैक्सीन मौजूद है। 2020 के बाद से पाकिस्तान में भी इसकी वैक्सीन अवेलेबल है और वैक्सीन ऑफर्स ऑलमोस्ट 100% प्रोटेक्शन अगेंस्ट इट। एक दफ़ा हो जाए तो वही इसकी हम सिर्फ सपोर्टिव ट्रीटमेंट देते हैं, डिहाइड्रेशन करेक्ट करते हैं, पेन मैनेज करते हैं, एंड दिस इज हाउ इट खत्म नहीं होता ये, ख़त्म हो जाता है। ये सेल्फ लिमिटिंग इन्फेक्शन है, हम सपोर्टिव ट्रीटमेंट देते हैं और कुछ अर्से बाद वायरस जिस्म से खुद ही क्लियर हो जाता है। डॉक्टर नेता, आई एम सॉरी, अब जल्दी से हम बात करेंगे पोलियो के हवाले से। क्या पोलियो जेनेटिकली होता है? क्या पोलियो की वैक्सीन नहीं होती इसलिए पोलियो होता है? ये कोई और बेहतियाती होती है इस वजह से पोलियो होता है? क्योंकि अभी पोलियो मुहिम जारी है और बहुत ज़रूरी है जानना कि पोलियो के होने की वजह क्या है। देखिए, पोलियो अगेन एक वायरल इलनेस है। पोलियो का वायरस हमारे एनवायरनमेंट में मौजूद है। एनवायरनमेंट से मेरी मुराद ये है कि सीवेज के पानी में या हमारे पीने के पानी में भी मौजूद हो सकता है, और पर्सन टू पर्सन भी इसका स्प्रेड होता है, और इंतहाई कंटेजियस वायरस है। ओके, एक बच्चे से दूसरे बच्चे को, एक एडल्ट से दूसरे एडल्ट को लग सकता है, और लगने के बाद बहुत सारे केसेस में, यानी कि मोर देन 80% केसेस में इसका कोई सिम्टम नहीं होता। अगेन नॉन स्पेसिफिक सिम्टम्स, बुखार हुआ, फ्लू हुआ, कोई आपको बुखार और फ्लू में ये नहीं सस्पेक्ट करेगा कि पोलियो का वायरस है, लेकिन पोलियो का वायरस ये सिम्टम्स कॉज करता है। लेस देन 1% केसेस में ये वायरस पैरालिसिस कॉज कर सकता है, बच्चों में फालिज करवा सकता है। ठीक, तो ऐसे केसेस जब सामने काउंट आते करवाएं, किस किस चीज से होता है? एक बंदे से हो सकता है? इट इज कंटेजियस। कंटेजियस वायरस कंटेजियस है। अगर मैं इन्फेक्टेड हूँ तो मुझसे किसी दूसरे को हो सकता है, और अगर मेरी वैक्सीन हुई हुई है तो मुझे नहीं होगा? जी बिल्कुल। अगर मैंने पोलियो कतरे पिए हुए तो मुझे जी बिल्कुल ऐसा ही है। दूसरा और क्या वजह हो सकती है? ये वायरस है तो आपको कंटेमिनेटेड फूड, कंटेमिनेटेड वाटर, और पर्सन टू पर्सन स्प्रेड से मेरी मुराद ये है कि फीको ओरल कांटेक्ट जहाँ पे होता है, जहाँ पे आपका फॉर एग्जांपल एक आपका फूड हैंडलर है, ठीक है, उसने बच्चे का डायपर चेंज किया और हाथ नहीं धोए और वो फूड आपको सर्व कर दिया, आपने वो फूड खाया, तो हो सकता है दिस इज द अच्छा, मतलब विद पर्सन टू पर्सन टच, कांटेक्ट। आप टच से भी उसका वो ये स्प्रेड? नो, इट्स नॉट टच, इट्स लाइक के जो ओके, कंटेमिनेशन है। ठीक हो गया। हमारे साथ उससे हो सकता है। कॉलर है सिमाब है हमारे साथ। सिमाब जी, अस्सलाम वालेकुम। आई एम गोना आस्क अगेन कि किस तरह होगा अगर टच से नहीं है, इट इज नॉट कंटेजियस लाइक दैट, व्हाट इट इज? अस्सलाम वालेकुम सिमाब जी, क्या हाल चाल है? वेरी गुड मॉर्निंग टू यू। वालेकुम सलाम, जुम्मा मुबारक प्यारे लोगों। आप लोग जुम्मा मुबारक, बहुत शुक्रिया जी। और यू बोथ आर लुकिंग लाइक अ वाओ। थैंक यू सो मच। Zainab is looking like what?
अगर हम लुकिंग लाइक वाओ है, Zainab is also looking like a wow. Thank you, Simam Zainab जी। के इन ब्लैक एक दो और भी है ड्रेस, वो भी बहुत अच्छे लगते हैं, और इसमें चूंकि व्हाइट का भी टच आ रहा है और ब्लैक का भी, तो ये बहुत खूबसूरत लग रहा है। मेरे और कोट क्या का है? वाइट टच नहीं देखा आपने? मेरे कोट पे जो वाइट टच आ रहा है उसका क्या? जी जी, तो वो आपके साथ तो मैचिंग बहुत ज्यादा हो रही है ना। किसकी, ब्लैक की या वाइट की? नाइसली बता रही हैं, दोनों ही हैं, आप दोनों की ड्रेसेस में सेम ही है। नहीं, मेरा रंग चिट्टा है या काला है, ये आप आइडेंटिफाई करें। चिट्टे का साथ मिल रहा हूँ या काले के साथ मिल रहा हूँ? आपका रंग चीटा है, चीटा है। आपको पता है। चीटा। शुक्र या हबीबी जी, कहिए क्या कहेंगे सिमाम जी? मैं कह रही हूँ कि डॉक्टर साहबा बड़ी नाइसली बता रही हैं। वैसे तो मैं आपको 2-3 हफ्ते से एक नज़म सुनानी चाह रही थी हमायों को, लेकिन फिर सेंसिटिव टॉपिक आ गया आज, तो मैं चाहूँगी कि अमूमन प्रेगनेंसी में मेरी एक फ्रेंड को हो गया था 8th मंथ में, उसको अचानक से तबीयत बिगड़ी और उसका ये ट्रिगर कर गया था, हेपेटाइटिस ही बताया था। अब ये मुझे नहीं पता कि वो क्या कौन सी टाइप थी इसकी, और अचानक से ही चूंकि छोटे देहातों में, कस्बों में मतलब आपको मुस्तनिद डॉक्टर के पास पहुंचने में भी 4 से 5 घंटे लग जाते हैं, तो रास्ते में ही उनका इंतकाल हो गया था विद हर बेबी। तो मैं चाहूंगी कि इस पे थोड़ी बात करें कि ये किस तरह ट्रिगर चीजें कर जाती हैं, इस तरह की बीमारियां प्रेगनेंसी में, तो ताकि और लोगों को फायदा हो जाए। ठीक है सिमाम जी, ठीक बहुत है, बहुत बहुत शुक्रिया, शुक्रिया। सलामत रहिए। हम ये सवाल सिर्फ अभी होल्ड करेंगे ताकि हम पोलियो के बारे में मुकम्मल बात कर ले। आपने ये कहा ये कंटेजियस है, कंटेजियस बर्तन से बर्तन के साथ भी हो सकता है? बर्तन से बर्तन के साथ नहीं, क्योंकि हम I don't समझना think so. चाहते हैं कंटेजियस कैसे है, एक से दूसरे को कैसे होगा? कंटेजियस ऐसे वायरस को कहते हैं जो बहुत जल्दी एक से दूसरी जगह पे ट्रांसमिट हो सकता है। ठीक है। ठीक है, और हमें पता है कि पोलियो वायरस सरवाइव सिर्फ ह्यूमन गट में करता है, यानी कि सिर्फ आपके पेट में, आपके गले में सरवाइव कर सकता है। अच्छा, ठीक है, इसके अलावा वो कहीं और या किसी सरफेस पे ऐसा उसका सर्वाइवल इतना ज़्यादा नहीं है। ठीक है, Okay. पानी में उसका सर्वाइवल कुछ देर का है, और ऐसे है कि अगर आप कंटेमिनेटेड वाटर लें, अगर कोई फीकल ओरल कांटेक्ट हुआ है उससे, खुदा ना खास्ता, मैं सिर्फ एक वस को अगर है या मुझे है खुदा ना खास्ता, तो वस को मेरे से ऐसे नहीं लग सकता। नहीं, इट इस इज नॉट तरह लाइक नहीं हो दिस, सकता। जस्ट लाइक आई हैव यूज्ड हर ग्लास या मैंने उसका कप पी लिया, इस तरह नहीं हो सकता, ये नहीं, चांसेस हैं। ऐसा नहीं होता। ऐसा ठीक है। अब आप सिर्फ जल्दी से हमें ये बता दीजिए कि पोलियो के हवाले से क्या पोलियो कतरे ना पीना एक बहुत बड़ा कॉज है पोलियो का होना? ओके, जो पोलियो के केसेस हैं जिन बच्चों को फॉलेज हो जाता है, उसमें हमने ये देखा है कि या तो बच्चों के पेरेंट्स ने वैक्सीन के लिए रिफ्यूज़ किया होता है, या बच्चा किसी और रीज़न की वजह से कतरे पीने से रह जाता है। हाँ, आपको पैरालिटिक पोलियो हो सकता है अगर आप वैक्सीनेटेड ठीक नहीं है, हैं। हम यहाँ ब्रेक लेंगे, वापस आते हैं इसके बारे में थोड़ा सा बात करेंगे। वाइल विल बी इन द किचन। हम जर्दा पका है आज, बड़े मजे का गुलाब रसगुल्ले भी उसके अंदर, चमचम भी हैं, एवरीथिंग इज इन द हाउस। कहीं मत जाएगा, देखते रहिए एक और सब, आपका दिन बहुत अच्छा गुजरे। जी वेलकम बैक टू एक और सो। अच्छा डॉक्टर निदा, अभी हमें जो सीमाप की कॉल आई थी, उन्होंने बताया था कि जो हेपेटाइटिस है अचानक से उनका वो इतना ज़्यादा ट्रिगर कर गया कि वो जब जा रही थी तभी उसी मोमेंट में उनकी जो है वो डेथ हो गई। तो ये ट्रिगर कैसे कर जाता है? इतना ज़्यादा तेज़ी से ट्रिगर कैसे ये कर जाता है? इसमें दो चीज़ें हो सकती हैं, क्योंकि फ़ोन कॉल पे हमें बहुत ब्रीफ सी हिस्ट्री दी गई, तो उसमें एक चीज़ ये हो सकती है जैसे कि वो खातून, उन्होंने बताया कि गांव या देहात में रहती थी, तो वही साइलेंट किलर, उनके जिस्म में इन्फेक्शन मौजूद है, उनको पता नहीं चला और अचानक से फिर वो बिगड़ गया, तब उनको हॉस्पिटल लेके गए और उनकी डेथ हो गई। दूसरा, उसका जिक्र मैंने इसलिए नहीं किया कि वो बहुत रेयर होता है, लेस दैन 1% केसेस में, जिसको हम कहते हैं फल्मिनेंट हेपेटिक फेलियर, कि आपको हेपेटाइटिस हुआ और अचानक से बहुत ही शदीद किस्म का आपका लिवर फेलियर में चला Collapse हो गया। हाँ, तो उसमें पेशेंट अचानक कोलैप्स हो जाते हैं और एक्सपायर भी हो जाते ठीक है। हैं। रोनिदा, ठीक है। आप खाना बनाती हैं? जी बिल्कुल। आपने कहा आप बहुत अच्छा खाना बनाती हैं, और अब मैं आपको डॉक्टर निदा आपको किचन में लेके चलते हैं, जर्दा बन रहा है, आ जाए हमारे साथ। आपको बताऊं डॉक्टर निदा की मुझे बड़ी अच्छी बात लगी। शी लिव्स इन अ जॉइंट फैमिली सिस्टम, बट द रूटीन शी हैज जो हमें बता रही थी, वो कहती है मैं चीनी को हाथ नहीं लगाती हूँ,
ऑयल को भी हाथ नहीं लगा ऑयल को हाथ ही लगाती है। और जो खाना जिस तरह बता रही थी तो हमने कहा हाँ दोनों मियां बीवी अकेले रहते होंगे। जी नहीं, हम जॉइंट फैमिली में रहते हैं और मैं फिर भी अपनी सेहत का बहुत ख्याल रखती हूँ। आपसे नजरसानी करेंगे कि आप भी डाइट पे नजरसानी करें, लेकिन उससे पहले हम जर्दे का देखें कि ये औरत ने बना लिया और एक एक चावल खड़ा है। सिला चावल डाला है आपने? जी जी, सिला ही चावल यूज होता है इसमें जर्दे में। दूसरा चावल क्यों नहीं होता, ये मेरा सवाल था। क्योंकि आज वो आपको जो help है ना करूँ हलवा क्या? बन जाता है। नहीं मैं पकड़ लेती हूँ। ठीक है। हलवा बन जाता है। हलवा बन जाता है। क्यों? सिला चावल थोड़ा सख्त होता है। हाँ जी, ये आप कितना भी पका लेना ओए, कभी भी बहुत जालिम से ये मुझे हलवा नहीं देखो बने। से नहीं आती होती। जबरदस्त। सॉरी, आप मुझे हमेशा आपने अपने पास रखा हुआ है। अच्छा। थोड़ा इधर रखिए। आप खाएंगे? जर्दे में हमेशा मुझे एक चीज नहीं पसंद, अगर कोई बता दे तो मैं मान किशमिश, नहीं, इलायची मुंह में इलायची। आना। नहीं। अच्छा, लौंग। आप सब कर सकते हैं, कैमरामैन भी। ये वेरी खोपरा, गुड खोपरा। रिवेल इज यार। इट खोपरा? खोपरा नहीं होता। खोपरा खोपरा ही होता है। तो और क्या होता है? हाँ, ये जो नारियल? खोपरा होता है ना। नारियल नहीं, ये खोपरा नारियल। नहीं होता। I don't like it. कोकोनट? खोपरा उसको कहते हैं जो बिल्कुल मुझे crushed पसंद होता है। नहीं है बिल्कुल खोपरा। डोंट लाइक इट। अजीब सा लगता है मुझे इसमें। ठीक है। बस आप नहीं खाइएगा, तो ये ये है। बहुत सारे हैं इसमें। नहीं, पर खोपरा नहीं खाऊंगा मैं इसमें, बाकी साइड और उस सबसे ज्यादा चमचम मैं का है। यही है ना, आप इनको चमचम कहते हो, हम इनको नहीं कहते चमचम। आप है ना किसको आसिफ भाई? चमचम ये नहीं होते। आप कैमरे में दिखा रहे हो इनको, तो क्या ये चमचम, आप इसी को चमचम कहते हो? आप किसको कहते थे? वो तुम भी चांदी यही के वर्क कहते हो को? चमचम? नजर नहीं, आप भी नहीं, ये चमचम नहीं होते। चमचम में छोटे वाले होते हैं। तो ये छोटे ही है वो ना। बूंदियां होती हैं। जी। खुद ही करेक्ट कर लिया आपने। चलो शुक्र है, ये भी अच्छा हुआ। मुझे भूल गया था तो अपने तो फायर मारा मैंने अपने आप को खुद ही। हाँ। एक और एग्जांपल होती है, वो मैं नहीं बताऊंगा यार, अपने आप को खुद ही वो उड़ता फायर मारा मैंने। ऐसे करके बंदूक आपने चलाई है। ये मैं उधर रख देती हूँ और आप लोग ट्राई ओए, ये तो खोया है। यस यार, इट लुक्स लवली माशाल्लाह। यहाँ से नहीं करनी। आप क्या कर रहे हैं? आप ट्राई आप लोग ये ट्राई करें, मैं तब तक नहीं, ट्राई। थैंक यू। नहीं, आज तो डॉक्टर निदा ऐसे ना करे। एक चम्मच तो लेंगी डॉक्टर निदा, एक चम्मच ट्राई करें Yes. आप। और Okay, मैं ये हम खोया जान के try करें ताकि करती हूँ। की जो जवानी है ना, ये इतना माशाल्लाह अच्छा फिट रखा हुआ है इन्होंने, क्यों Try रखा करो है? एक ट्राई करें तो बताएं निदा डॉक्टर निदा कैसा है। उसने ना खा भी खोया रही है। खोया रही है अपना हेल्दी फैट। हेल्दी फैट होता है चावल खोया। चखने हैं। चावल खोया बहुत चखने, अच्छा चावल 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 चखने खोए में चीनी नहीं है, सो ये सबसे अच्छी बात है। थोड़ा सा चावल तो चखे ना। चलो लो। अच्छा जी, मैं रेसिपी शेयर कर देती हूँ यहाँ पे जर्दे की। यहाँ पे जो चावल बॉईल करने के लिए मैंने पानी लिया, वो हस्बे ज़रूरत जो है आप ले सकते हैं। सब्ज़ इलायची इसमें 5 अदद जाएगी और लौंग इसमें 5 अदद जाएंगे। वो पानी में आपने इसको बॉईल करना है। नमक आपने आधा चाय का चम्मच जो है बॉईल करते हुए डालना है। जर्दे का रंग 2 चाय का चम्मच डालना है। चावल सेला यूज़ करने हैं और वो आप जो है 750 ग्राम यूज़ कर सकते हैं। देसी घी यहाँ पे हाफ कप चाहिए। चीनी हस्बे जायका चाहिए। सब्ज़ इलायची 3 अदद, लौंग 4 अदद, देसी घी 2 खाने के चम्मच, पानी 1 कप, केवड़ा एसेंस अगर आप डालें इसमें तो 1 खाने के चम्मच, और खुश्क दूध 1/3 कप जो है इसमें जाएगा। बादाम, नारियल, पिस्ता, खोया, किशमिश, चमचम जो है आप डेकोर के लिए इसको यूज़ कर सकते हैं। रेसिपी मैं बता देती हूँ। इसकी प्रोसीजर इस तरह से है कि आपने चावलों को बॉईल करना है लौंग, इलायची और नमक डाल के। जैसे ही चावल नरम हो जाएं तो आप इसको निकाल लें पानी को, और फिर उसके बाद आपने इसकी चाशनी तो नहीं कहते, लेकिन आपने ये करना है कि आपने शुगर को मेल्ट करना है। जैसे ही वो मेल्ट हो जाए उसमें आपने इलायची और लौंग भी डालने हैं घी में, और उसके बाद आपने जो है इसके अंदर आपने ये देखा होगा कि ज़्यादा घी मैंने जो है इसके अंदर नहीं ऐड किया। और वो बहुत मीठा कम- भी इतना ज़्यादा नहीं, मीठा भी मज़ेदार। ज़्यादा नहीं है, क्योंकि मैंने बहुत कम ही इसमें मीठा ऐड किया। और उसके बाद आपने चावल डाल देने हैं। उसी पानी के अंदर आपने खुश्क जो दूध है वो ऐड कर देना है और दम पे रख देना है। फिर बाद में आपने ड्राई फ्रूट्स ऐड करने हैं और केवड़ा अच्छा, वन क्वेश्चन। दूसरा, एक शक्कर से बन सकता है चीनी जी, की जी, जगह, जी, और जी। वो जो दूसरा होता है कैंडल कहते हैं उससे? नहीं, कैंडल वो वो तो- नहीं, नहीं, उससे नहीं बन नहीं, सकता। नहीं, ये शुगर के मरीजों के लिए फिर खुदा हाँ, हाफिज़ है। खुदा हाफिज़। खुदा हाफिज़, आप ना खाएं। अच्छा, इसके ऊपर ना आप एक काम कर सकते हैं, मेरे पास बड़ा फिट आइडिया है। पंजीरी जो अगर आपको वहाँ पे दिखाओ, अगर आप इसके ऊपर छिड़कते पंजीरी डाल देना, ओए होए इसके ऊपर डालते, ऐसे नहीं डाल नहीं, दो। बिल्कुल डालें। तो आपने मुझे इतने बुरी तरह देखा, मेरा तो दिल अटैक हुआ। आपने मैं क्यों इससे किया मेरे साथ? अगर आप इसके ऊपर पंजीरी भरूर देना, भरूर पता है क्या होता है? छिड़क दें। भरूर दे ऐसे, ओए होए Sprinkle बोल होए, देना। ऐसा मजेदार मजा आएगा पंजीरी का, क्योंकि उसमें सारे ड्राई फ्रूट्स हैं एंड इट विल बी वेरी हेल्दी फूड फॉर यू गाइस ऑफ कोर्स। बट चीनी की जगह हम लोग शक्कर डालते हैं। हमारे घर में शक्कर के बनते हैं ठीक मीठे है, चावल, ठीक और यही रंग मेरी अम्मी बनाती है। मुझे आज तक नहीं पता चला वो सतरंगी चावल क्यों नहीं बनते घर में। हाँ, वो भी बन सकते हैं। वो बस हाँ, वो इजी होता है। उसमें यही होता है उबले हुए चावल इसी तरह से आप बॉईल कर लें, कलर ना ऐड करें। मैंने इसमें तो बॉईल करते हुए कलर ऐड कर दिया अच्छा, था। और डॉक्टर- फिर आप ये करें 3 उसके पोर्शंस में। ऑलराइट, डॉक्टर निदा, आप जो है वो मीठा खाती है? मीठा बिल्कुल नहीं खाती है? मैं मीठा अब बिल्कुल नहीं खाती। अब कब से शुरू किया आपने ये?
3-4 साल हो गए हैं इस चीज़ को। वो हो माशाल्लाह, बहुत 3-4 साल, वेरी गुड। मेरा ख्याल है कि हमसे न हो पाएगा। और वन थिंग मोर, व्हेन इट कम्स टू जर्दा, आप सिला चावल डालते हैं, उसकी ड्यूरेशन ज़्यादा होनी चाहिए एज कम्पेयर टू दूसरे चावल। अगर आपने उबालना है तो वो ड्यूरेशन कितना फ़र्क है एक आम चावल को उबालने में और सिला चावल को? अच्छा, सेला चावल को जो है ना भिगोने का, थैंक यू सो मच फॉर आस्किंग दिस क्वेश्चन। मेरा अपना बहुत बड़ा अच्छा। मसला ये है। अच्छा, जो कहते हैं ना जिनको चावल नहीं पकाने आते तो वो सेला चावल ले लें, ठीक उनसे है। जो चावल है वो बहुत अच्छे बनेंगे। दूसरा ये कि सेला चावल को 1 घंटा भिगोना लाजमी होता है। अगर उनको उसका साइज़ बड़ा करना है, उसको फुलाना है, तो आप 1 घंटा उसको लाजमी भिगोएं। और इसके पकाने का बस यही है कि अगर वो बॉयल हो जाए, नरम हो जाए, तो बस आप निकाल दें। इसकी वो नहीं है निशानी आप, जी इतनी देर। हमें भी निकालने दें यहाँ से, हम मेरा ख्याल है वक्त हमारे जी, पास ज़रूर, नहीं है। आपका ज़रूर, बहुत आप बहुत निकल शुक्रिया, आपका बहुत शुक्रिया, निकलने दो हमें आप। आपका बहुत शुक्रिया ज़ैनब और आवाज़, आपका बहुत शुक्रिया डॉक्टर निदा। इट वाज प्लेजर हैविंग यू हियर। उम्मीद है आपको Thank बहुत you. मजा आएगा। जो डॉक्टर निदा आई थी वो डॉक्टर निदा जा नहीं रही, ये मैं आपको बता दूं। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। इंशाअल्लाह ताला आप लोगों से मुलाकात होगी मंडे को। आपका वीकेंड बेहतरीन गुजरे। अपने माँ बाप से प्यार कीजिए और खेले कूदे नाचे गाएं, क्योंकि यही जिंदगी है। इसके बाद पता नहीं क्या होना है। रब रखा। अल्लाह हाफिज।